जो इनफेमस फेमस मैनेजर लाइक वो राहत की वीडियो में मेरा भाई है वो वाले हाजी साहब। तो हाजी साहब ने जब मुझे कॉल किया था, रेनबो सेंटर वाज पायरेट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, लिटरली FBI की लिस्ट में सबसे ऊपर था रेनबो सेंटर के। पाकिस्तान में रेनबो सेंटर को बंद करना है, ठीक है। स्पॉटिफाई की लाइब्रेरी कहते हैं इट्स सो लार्ज कि इफ़ यू वर टू ओन, अगर आपने सीडीज़ के अंदर वो लाइब्रेरी रखनी हो तो आपको एक 2 एकड़ का कॉम्पाउंड चाहिए जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ सीडीज़ के स्टैक्स की हाइट के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ स्टैक्स होंगे, ठीक है ना। तो जिसमें सीटें लगी हुई हैं, ठीक है। अगला वो टिकट दे के जा रहा है और वो सिर्फ म्यूज़िक सुन सकता है और कुछ नहीं कर सकता वहाँ पे, बाकी उसको सारा सामान अपने साथ लेके जाना है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। और आप लोग एक दफ़ा तो फैसल रफ़ी को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, दूसरी दफ़ा भी एक्सपीरियंस करेंगे बच्चों को इस पॉडकास्ट से दूर रख के, बिकॉज फैसल को हम गालियों से दूर नहीं रख सकते। एग्जिबिट A, अगर आपको फैसल के मुंह से गालियाँ सुननी है, सलमान अहमद गो। नो कमेंट। फैसल रफ़ी म्यूज़िक प्रोड्यूसर, हमारी इंडस्ट्री के जो सबसे बड़े नाम हैं उनके साथ काम कर चुके हैं, बॉलीवुड में भी बड़े बड़े नामों के साथ काम कर चुके हैं। और इन पे इल्ज़ाम लगता है कि राहत फ़तेह अली खान को बॉलीवुड की लेकर गए। सच्चा इल्ज़ाम है? सच्चा इल्ज़ाम है। एक्चुअली जब मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो वन ऑफ द फर्स्ट पीपल आई मेट वाज राहत फ़तेह अली, बिकॉज उससे पहले मैं एज अ साउंड इंजीनियर में काफ़ी साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा था। एंड नुसरत फ़तेह अली के साथ आई एम लकी दैट आई गॉट टू स्पेंड लास्ट कपल ऑफ हिज ईयर्स ऑफ हिज लाइफ रिकॉर्डिंग हिम। उनके साथ मैंने 2-3 कवाली की एल्बम्स भी रिकॉर्ड की। सैडली वन ऑफ हिज लास्ट रिकॉर्डिंग जो उन्होंने पाकिस्तान में की वो भी मैंने उनके साथ रिकॉर्ड की। मगर नुसरत के थ्रू मैं राहत से मिला, और राहत वॉज मच यंगर, मेरे से छोटा था बट हमारे एज ग्रुप के करीब था। तो राहत के साथ मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग एक दोस्ती डेवलप हो गई। तो खान साहब के फौत होने के बाद राहत बहुत लॉस्ट, ही वॉज वेरी लॉस्ट, ही डिडंट नो व्हाट टू डू, बिकॉज खान साहब का इतना एक लेवल ऑफ फेम था, लेजेंडरी लेवल ऑफ फेम, एंड राहत वाज स्ट्रगलिंग टू कीप अप। उसकी दस्तारबंदी भी हुई, ही वाज द ऑफिशियल सक्सेसर, उनके छोटे भाई का बेटा था ऑब्वियसली, फ़ारूक साहब का बेटा। फ़ारूक साहब प्लेड सच अ मैसिव रोल इन नुसरत फ़तेह अली खान्स करियर, ही वाज वन ऑफ द मेन कंपोजर्स। तो राहत वाज स्ट्रगलिंग टू लिव अप टू इन सारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा होने के लिए राहत बेचारा बहुत स्ट्रगल कर रहा था, और नया उसने टूर वगैरह करना स्टार्ट किया था। सो ही हैड a couple of these songs जो अमजद ने उनके लिरिक्स पेन किए थे खान साहब के लिए, और खान साहब वो कभी गाने रिकॉर्ड नहीं कर सके। तो वन ऑफ दो सॉन्ग्स वाज मन की लगन। सो मन की लगन का एक डेमो रिकॉर्ड किया अपने छोटा सा। आप पॉडकास्ट पे आज झूठ बोल रहे हैं, सादिया इमाम ने गाना लिखा है? हाँ, पता नहीं, सादिया इमाम ने गाना लिखा है। सादिया इमाम को चाहिए टू वो अपने एक्टिंग पे फोकस करे, अच्छी एक्टर है, आई मीन लाइक बुरी नहीं है। तो आज मैंने बोला जरा सर्च तो करें कि यूट्यूब पे आप पे क्या क्या है। हाँ। और एक ही वीडियो है आप पे यूट्यूब पे। अच्छा, फैसल रफ़ी रिस्पॉन्ड्स टू सादिया इमाम्स क्लेम दैट शी रोट, was it मन की लगन or was it the other song? कुछ एक उन्होंने claim किया था। मन की लगन जो है उसकी कॉम्पोजिशन नुसरत फ़तेह अली खान साहब की है और फ़ारूक फ़तेह अली खान की, और उसके जो लिरिक्स हैं वो अमजद इस्लाम अमजद के लिरिक्स हैं। और जस्ट एज अ ट्राइंग डेमो, उस टाइम पे मैं नौकरी कर रहा था, इज़ माई फर्स्ट जॉब इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री एक्चुअली, एंड अल्लाह उसको जन्नत दे, सजाद पंजवानी हैज़ पास्ड अवे। ही रैन अ कंपनी कॉल्ड विजिबल चेंजेस एंड दे हैड अ सब्सिडरी कॉल्ड VCI Records. So I used to be the A&R person for VCI Records, और सबसे पहला जो मेरा प्रोजेक्ट वो यही राहत का था। तो मैं राहत को, हम एक छोटे से होम स्टूडियो था उनका अपना, विजिबल चेंजेस का, वहाँ लेके गए। शाही वाज इन्वॉल्व, सो मैं और शाही उसको एक्चुअली को प्रोड्यूस कर रहे थे, और शाही के साथ हमने बेसिकली सिर्फ हारमोनियम और राहत की वॉइस के साथ ये डेमो रिकॉर्ड किया, और उसके ऊपर हमने बहुत बेसिक से ड्रम्स रिकॉर्ड करके, बहुत ही बेसिक था, 2 कॉर्ड्स के साथ गाना रिकॉर्ड किया, और वो मेरे पास काफ़ी देर तक पड़ा रहा। बीच में विजिबल चेंजेस सफर्ड सम बिग फाइनेंशियल लॉसेस बिकॉज ऑफ वर्किंग विद NTM एंड पीपल लाइक दैट, उनकी बिलिंग फंसी रही। तो अब अबाउट एंड ऑफ द 90s डेकेड, आई थिंक 97-98 में द कंपनी फोल्डेड. And I asked Sajad, can you give me Rahat's material? I'll continue working on it. So Sajad was very nice. He said, you continue working on it. So वो चीज़ मेरे पास पड़ी रही.
तो 99 में मेरा बहुत पुराना दोस्त है जिसको मैं बहुत सालों से जानता हूँ. इट्स डेकेड्स लॉन्ग क्रॉस बॉर्डर फ्रेंडशिप. हिज नेम इज़ मुन्ना, मनीष मखीजा. मोस्ट पीपल नो हिम एज उद्दम सिंह फ्रॉम चैनल वी, एंड ही वाज अ वीजे. वो पाकिस्तान पे एक डॉक्यूमेंट्री लाइक मॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए पाकिस्तान आया था. तो उन दिनों में हम बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनते थे अलग अलग और डिस्कस करते थे. सो आई मेड मुन्ना लिसन टू दिस राहत सॉन्ग एंड ही लव्ड इट. He's like, wow, you know, why aren't you doing anything with this? तो मैंने उसको, उस टाइम पे सीडीज़ होती नहीं, मैंने उसको एक सीडी बर्न करके दे दी. मैंने कहा यार ब्रो, मैं तो आजकल यू नो अभी म्यूज़िक रिकॉर्डिंग से भी प्रोडक्शन सीख रहा हूँ, तो आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट डूइंग दिस. रात से पूछा, रात ने कहा आप दे दें उसको सीडी. तो हमने मुन्ना को सीडी दे दी. मुन्ना सीडी लेके गया और फिर 2001 में मुन्ना एंड पूजा भट्ट दे फेल इन लव एंड दे गॉट मैरिड इन 2001. एंड अराउंड 2002 में मुन्ना मेड हर वैसे ही पासिंगली लिसन टू कि यार मेरा एक दोस्त है पाकिस्तान में, उसने राहत के साथ वो गाना कर रहे हैं, एंड ही मेड हर लिसन टू मन की लगन एंड शी लव्ड द सॉन्ग. And then they got in touch with us, and then we traveled to India. We recorded the song in Pakistan, finalized it, then we traveled to India. It was featured in her film, and even though the film was okay, it was a so-so film, but it fit right into the film, and because of the song, the film became this hit, and this song became, Man Ki Lagan became this mega hit, and the rest is history. उसके बाद राहत का मैंने एक और गाना किया था जो मैंने और रोहिल ने को प्रोड्यूस किया था, जिया धड़क धड़क जाए, जो कि पूजा का कजन मोहित सूरी वाज कलयुग वाज द नेम ऑफ द फिल्म. सो उसके अंदर मोहित सूरी ने उस गाने को यूज़ किया और वो मन की लगन से भी 10 टाइम्स बड़ा हिट हुआ. एंड उसके बाद राहत जर्नी स्टार्टेड इन बॉलीवुड. गरज बरस भी था ना शायद इस मूवी में. हाँ, उस कलयुग में गरज बरस भी था. सो आई मीन इट वाज just phenomenal success for राहत, and I'm really happy for him because राहत को मैंने राहत का मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी है. He's one of my best friends, and उसको मैंने in the beginning of his solo career, खान साहब के फौत होने के बाद मैंने राहत बेचारे को बहुत धक्के खाते हुए देखा है. And you know he would be in all sorts of financial trouble, and he would कहते हैं कि जो कवाल होता है वो खाली अपने लिए जिम्मेदार नहीं होता, उसके साथ जो बाकी 11 लोग कवाली पार्टी में होते हैं उनका ख़ानदान भी कवाल की शोहरत की वजह से पलता है. सो आई वाज रियली हैप्पी एंड राहत इज़ नाउ अ सुपरस्टार. आजकल जो ये राहत की वीडियोस आ रही है ना, वो राहत लाइक ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है एंड दैट ऑन स्टेज. अब मुझे पता चला कि राहत ऐसे क्यों है, क्योंकि वो फैसल रफी से दोस्ती है और उसने बड़े बड़े टाइम गुजारे. मैंने और राहत ने अब मुझे समझ में आ रहा है. मैंने और राहत ने कबाबिंग भी बहुत की है कि ये मगर बहुत अच्छी दोस्ती. और राहत जो है वो ऐसे जोक सुनाता है, कभी आए आपकी पॉडकास्ट पे वो हंसा के गिरा देगा. वो टूरिंग से फारिग हो, आई मीन वो करोड़ों रुपए बना रहा है महीने के, वो टूरिंग से फारिग हो, मुश्किल से तो उसके साथ प्लान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अरे कवाली एल्बम रिकॉर्ड कर लें. तो वो हर साल बनाते हैं प्लान, फिर बीच में कभी कोविड आ जाता है, कभी वॉर हो जाती है, कभी कुछ हालात बुरे हो जाते हैं, तो एक के बाद एक चीज़ चल रही होती है. ये जो ओल्ड स्कूल कवाल है जो कहते हैं कि नहीं राहत जो कर रहा है ये तो कवाली नहीं है, और ये जो हमारे घराना है और क्लासिकल म्यूज़िक है ये उसका एक पॉप वर्जन है, इन ख्यालात के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? अच्छा, मेरा थोड़ा सा मे बी जो ख़ानदानी कवाल, अपने आप को कवाल बच्चों का घराना के वो कहते हैं, उनके शायद उनको मेरी ये चीज़ अच्छी ना लगे जो मैं कहने लगा हूँ, बट उनमें से कुछ हैं मगर उनमें that stopped you from expressing yourself. बट उनमें से कुछ जो हैं जैसे फरीद अयाज और अबू मोहम्मद जो सीनियर वाले हैं, वो मेरे साथ इस बात पे अग्री करते हैं. मेरे दोस्त भी हैं. मेरा बहुत एक्सपीरियंस है कवाली के साथ. आई मीन सिंस द 90s में मैंने खान साहब को भी रिकॉर्ड किया, मैंने साबरी ब्रदर्स के लेटर स्टेज पे थोड़ा बहुत काम किया, अमजद के साथ भी कुछ रिकॉर्डिंग्स की, मैंने राहत के साथ बहुत काम किया है, अबू मोहम्मद और फरीद अयाज की तो मैंने हंड्रेड्स ऑफ आवर्स की रिकॉर्डिंग की है. और बीइंग फ्रॉम फैसलाबाद माई सेल्फ, मेरा बचपन से एक बहुत इंटेंस कवाली का एक्सपोजर है. खान साहब का घर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, तो बचपन से माई फादर, नाना, दादा सब नुसरत फ़तेह अली खान वाज, एंड नॉट जस्ट नुसरत के जो वालिद थे फ़तेह अली खान साहब और चाचा मुबारक अली खान साहब, उनकी कवालियाँ भी हमारे फैमिली में काफ़ी देर से एक इन्फ्लुएंस चल रहा है बड़ा डीप. सो मेरे लिए जो लोग राहत को ये बातें कहते हैं, उनको दे शुड पेयर इनसाइड देमसेल्व्स अ लिटिल बिट. जो भी आप कह लें राहत के या नुसरत के बारे में, नुसरत फॉर मी
was the greatest कवाल who has ever lived. Because नुसरत ने खाली वो कवालियाँ परफॉर्म नहीं की जो उनके ख़ानदान में उनको पास डाउन हुई हैं. खान साहब ने ऑब्सक्योर तरीन पोइट्री को लेके उसमें से नई कवालियाँ इन्वेंट की हैं. नुसरत was the last कवाल टू एक्चुअली इंट्रोड्यूस न्यू ओरिजिनल कवालीज़. नुसरत खान साहब से पहले भी किसी ने नहीं की. सिर्फ अजीज़ मियाँ की मैं शराबी एक उनकी कवाली है जो एब्सोल्युटली ओरिजिनल है. जितने कवाल जो अपने आप को कवाल बच्चों का ख़ानदान घराने के कहते हैं, ये वो सेम 15-16 कवालियाँ हैं. छाप तिलक और रंग, ये उन सेम कवालियों को पिछले 40 साल से गा रहे हैं. इन्होंने कोई एक सिंगल नई कवाली इंट्रोड्यूस नहीं की. सो दिस क्रेडिट गोज़ टू नुसरत फ़तेह अली खान. नुसरत फ़तेह अली खान ने उर्दू, फ़ारसी, पंजाबी, सराइकी, इतनी लैंग्वेजेस में उन्होंने कवाली इंट्रोड्यूस की है. उन्होंने बुल्ले शाह की, शाह हुसैन की, गुलाम फरीद शकरगंज की पोइट्री जो कि एक्चुअल रोमांटिक पोइट्री थी, उसको इन द फॉर्म ऑफ अ कवाली पेश किया है. लाइक किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, दिल करे वेखता रवा. ही इज़ मेड अ कवाली आउट ऑफ दैट. सो राहत फ़तेह अली खान ने वो सारा इनहेरिट किया है. और राहत को क्रेडिट देना चाहिए कि यार उसने कवाली स्टाइल को लेके अलग अलग लैंग्वेजेस में, उर्दू में, हिंदी में, पूर्वी में, पंजाबी में, उसने कितनी फिल्मों को गाने उसने कंट्रीब्यूट किए हैं. यस, मैं मानता हूँ कि राहत जो है वो खान साहब के बराबर का कवाल नहीं है, बट देन अगेन कौन है, ठीक है ना. किसी को एक्सपेक्ट करना कि वो 1 in 500 years एक कवाल गुजरता है उस लेवल का, वो खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान था, तो वो भी नहीं आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते. तो नो, ये एक बहुत गलत बात है. ये कवाल बच्चों का जो ख़ानदान है और ये जो ख़ानदानी कवाल हैं बहुत सारे, बारिंग में भी फ़रीद अयाज़ एंड अबू मोहम्मद, बिकॉज उन्होंने अपनी गायकी में बहुत सारा क्लासिकल म्यूज़िक और क्लासिकल इन्फ्लुएंस इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, जो कि उनके वालिद मुंशी रज़ीउद्दीन के म्यूज़िक में शायद आपको ना सुनाई दे. बहुत रेयर है उनका म्यूज़िक, इतना मिलता नहीं है. बट नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने वो सारा मोल्ड तोड़ दिया. दुनिया के हर बंदे के साथ उन्होंने काम किया, हर किस्म के म्यूज़िक के साथ कवाली को फिट किया. और राहत इज़ इन हिज ओन वे डूइंग द सेम थिंग. हमें उसकी सक्सेस को एडमायर करना चाहिए. एंड एज पाकिस्तानी म्यूज़िक ऑडियंस वी शुड बी प्राउड ऑफ हिज सक्सेस इंस्टेड ऑफ निट पिटिंग कि यार अच्छा उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया. आई एम श्योर बर्दाश्त नहीं होती होगी ना सक्सेस कुछ लोगों से, बिकॉज नुसरत के बारे में भी ये बातें करते थे कि इसने कवाली को जो है वो नुसरत की अभी मैंने पॉप कर दिया. अभी मैंने आई वाज अ पार्ट ऑफ द 89 FM were doing a 75 years of Pakistani music. So from 1970 to 2023 वाला जो सेक्शन है, 22 वाला जो सेक्शन है, I was involved in the radio show. The first time I hosted a radio show, and because of that radio show I was really lucky that I got to scour through the entire catalog of Nusrat Fateh Ali Khan. Man, he has 1200 plus original कवालीज. Wow. 1200. He's got 800 albums with फलाना and 90 albums. खाली आप ओरिएंटल स्टार एक कंपनी है इंग्लैंड बेस्ड जिनके पास बहुत सारे राइट्स हैं नुसरत के. आप उनकी सिर्फ कैटलॉग देखें ना नुसरत की, उसके अंदर से मुझे ऐसे ऐसे रेयर जेम्स मिले हैं. लाइक ऑब्सक्योर तरीन पोइट्री, जो पोइट्री किसी ने नहीं सुनी. बेहद रमज़ान दसदा मेरा ढोलन माही. ये बुल्ले शाह की वो चीज़ें जो लोगों ने पोइट्री भी नहीं सुनी हुई है, एंड ही इज़ मेड अ कवाली आउट ऑफ इट. सो नुसरत फ़तेह अली खान की जो सुन सकते हैं ये आप मेरे पास हैं, आप एक USB भेज दें, मैं आपको उस पर कॉपी करके भेज दूंगा. मसला क्या है आपको. सो नुसरत फ़तेह अली खान के बारे में जो लोग बातें करते हैं उनको तो बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए, बिकॉज नो वन, कोई कवाल या कोई गायक या मेरे ख्याल से तो लता और आशा भोसले मिलके भी नुसरत फ़तेह अली खान के करीब नहीं है, बिकॉज ये सारी नुसरत खान साहब की और फ़र्रुख फ़तेह अली खान की अपनी कॉम्पोजिशंस हैं, उनके अपनी लिरिक सिलेक्शंस हैं, ठीक है. लता और आशा भी जहाँ तक आती हैं उनके लिए बहुत सारे दूसरे कंपोजर्स ने म्यूज़िक कंपोज किया और गाने कंपोज किए और दूसरे लोगों ने उनके लिए लिरिक्स लिखे हैं. खान साहब का तो प्रोसेस मैंने देखा है. वो पुराने अपने ख़ानदान के रजिस्टर्स नहीं होते थे पुराने, जिनमें मैं अकाउंट, उनके अंदर हंड्रेड्स ऑफ पीस ऑफ पोइट्री, और उनके अंदर से वो दोनों भाई बैठ के उनको एडिट करके, इज सच अ ब्यूटीफुल प्रोसेस आई गॉट टू विटनेस. तो परफॉर्म करते वक्त भी एक डायरी पड़ी होती थी लिरिक्स की. परफॉर्म करते वक्त तो खान साहब के पीछे भी एक बंदा बैठा होता जो उनको याद कराता था कि अगली लाइन कौन सी है, इसके बाद ब्रेक देनी है, और रिफ्रेश करने के लिए भी वही काम. दोनों काम उसी के थे. तो खान साहब के बारे में तो नो वन शुड हैव एनीथिंग टू कंप्लेन अबाउट, शुड बी सुपर प्राउड ऑफ हिम. जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो लिटरली आई वाज contacted by Radio Nippon in Japan. Radio Nippon in Japan, who had recorded some of Khan Saab's stuff back in the 80s. He was massive in Japan. So Japanese log, what do they know about Punjabi? And they were crazy about his music. ठीक है. सोचो ना, जापानी कार्टून में
चल रहा है। सो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि यार हमें थोड़ी सी अजीब हो जाएगा, हेंटाई चल रही सांसों की माला कोनिचिवा है ना। बट देखो उन्होंने कांटेक्ट किया कि यार उनको हेल्प चाहिए थी कि यार हमें कुछ ट्रांसलेशंस करवानी है, सो कैन वी सेंड समवन फ्रॉम द कॉन्सुलेट टू हेल्प यू आउट इन हेल्पिंग अस विद द ट्रांसलेशन। सो खान साहब के बारे में तो जो कहता है या राहत के बारे में बहुत सारे लोग जो कहते हैं वो बहुत मुझे उसमें से जेलसी सुनाई देती है। वो अपने म्यूज़िक पे फोकस करें, कॉन्ट्रीब्यूशंस पे करें। यस, अब देखो जैसे राहत है ना, अब वैसे हमजा अकरम आ रहा है जो कि जो फरीद अयाज और अबू मोहम्मद का नेफ्यू है, ठीक है, और वो इसी तरफ जा रहा है। उसका प्योर फोकस जो मेरी उसके साथ थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हुई है पिछले 2-3 साल, ऑब्वियसली मैं उसको बचपन से देखता आ रहा हूँ, एज अ चाइल्ड यूज्ड टू सिट विद देम, बट अब मेरी जो उसके साथ पिछले 2-3 साल में इंटरेक्शन हुई है, आई हैव नोटिस्ड दैट ही इज एक्चुअली गोइंग ऑन द सेम पाथ एज राहत और मे बी ऑन अ लेसर स्केल एज नुसरत। वो फुल टाइम इस वक्त ही इज अब्जॉर्ब्ड इनटू क्रिएटिंग ओरिजिनल कवालीज। मेरी उससे एक दफ़ा बात हुई थी, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था। ही हैज़ वेरी क्लैरिटी ऑफ थॉट, नोज व्हाट ही इज डूइंग, सूफी आदमी है, फिलॉसफी समझता है। मैं आई शुड गेट हिम ऑन द पॉडकास्ट एक्चुअली। बिल्कुल, मैं उसका नंबर अभी तुम्हें दे के जाऊंगा है, आई जस्ट कॉल हिम। आई मीन हमजा के बारे में मुझे 2-3 चीज़ें बहुत पसंद है। एक तो सुपर हम्बल है, हालांकि वो फरीद अयाज और अबू मोहम्मद के साथ उसने मोरक्को, ब्राज़ील, में पूरी दुनिया में उसने बजाया हुआ है। उन्होंने तो क्या कहते हैं वेटिकन सिटी में भी परफॉर्म किया हुआ है। आई थिंक न्यूयॉर्क में तो उनका सालाना होता है, उनका सालाना होता है। हॉलीवुड बोल में बजाया है, उससे पहले खान साहब ने बजाया था हॉलीवुड बोल में। सो उसको एक्सपोजर है, मगर ही सो हम्बल and he's so together, and really I wish Hamza Akram all the best because he's possibly वरना मैं अब आज से कुछ साल पहले मे बी आई वॉज गोइंग थ्रू अ स्ट्रेंज फेज इन माई लाइफ और मैं बहुत नेगेटिव बातें भी करता था। सो आई हैड सेड कि कवाली इज़ डेड इन पाकिस्तान, और उस टाइम पे एक्चुअली मुझे लग रहा था कि इट्स डेड बिकॉज कोई नज़र नहीं आ रहा था। आई मीन बीइंग इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, रनिंग अ स्टूडियो, आई वॉज नॉट कमिंग अक्रॉस न्यू फॉर्म्स ऑफ कवाली एट ऑल, एंड कवाली इज़ एन एवोल्यूशनरी आर्ट, ठीक है ना। कवाली के अंदर यू कॉन्स्टेंटली सपोज टू इनकॉपरेट न्यू लैंग्वेजेस, न्यू कल्चर्स, न्यू वेज टू एक्सप्रेस योर सेल्फ टू गेट द वर्ड ऑफ द वननेस ऑफ गॉड अक्रॉस, यू नो, इट्स अ प्रोसेस। सो इट्स नॉट कि आप वही 15 कवालियाँ गाते जाएँ। सो हमजा में मुझे ये चीज़ डेफिनेटली नज़र आई है। ग्रेट होप, great hopes riding on Hamza, and really wishing him the best of luck because the recent performance of his, I had goosebumps at a Qawwali performance after many years. Nice. So yeah, Hamza is Karachi mein Sami brothers are also very good. I don't know if you've heard them. T2F is इनका होता। अच्छा, you don't like them? I am not going to comment on like the Sami brothers. क्यों? I'm not going to comment on the Sami brothers. I will comment on Sami Saab. He's one of the best classical singers I've ever heard in my life. मुझे T2F उनके शोज मुझे बहुत अच्छे लगते थे यार। मैंने पहली मर्तबा जब उनको देखा था सामी ब्रदर्स को, रऊफ और उसके भाई का नाम मैं भूल गया हूँ, अरूज एंड रऊफ को, दे वर फैंटास्टिक। मगर सब्सिक्वेंट टाइम्स मैंने जब उनको देखा तो सेम चीज़ मैं जिसके बारे में बात कर रहा था, आई फेल्ट कि वही सॉन्ग लिस्ट हर कवाली में रिपीट हो रही थी। अबू मोहम्मद को और फरीद साहब को जब मैंने लास्ट रिकॉर्ड किया था विच वाज 2016 में, तो मैंने वैसे ही उनको बोल दिया मजाक में ना, आपस में दोस्त हैंग आउट कर रहे होते हैं कि यार आप जो है ना वो इन्हीं कवालियों को पीटे जा रहे हैं, कब तक पीटेंगे। दोनों अफेंड नहीं हुए। नेक्स्ट टाइम उनके अब्बा की डेथ एनिवर्सरी पे उन्होंने जब अपनी कवाली पीसी में परफॉर्म की, वो सिर्फ लोगों को इनवाइट करते हैं, मुझे इनवाइट किया हुआ था और मेरा नाम लेके इशारे करके, और ये फैसल के लिए दे परफॉर्म्ड सो मेनी पंजाबी एंड सराइकी कवालीज। आई वाज सो हैप्पी दैट यू नो सीनियर कवाल जो है उन्होंने कि एक मेरे जैसे छोटे से बंदे की, मेरे से तो बहुत ही बड़े हैं ना, मीन दे लाइक ह्यूज एज आर्टिस्ट, सो उन्होंने एडवाइस लेके एक्चुअली उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। सो ये सिंस आपके तो दोस्त हैं, ये पूछ ही लेता हूँ मैं उनको बहुत मेहंदियों पे देखा है, बहुत डाइवर्सिटी होती है उनकी परफॉर्मेंस में। जस्ट ऑलमोस्ट फील लाइक जिस दिन ये मूड में हो इनसे बेहतर कोई भी नहीं है। बट कभी कभी मुझे लगता है बस ये कुछ नाराज होते हैं या लोगों ने पैसे कम दिए तो एम ही बस परफॉर्म करके निकल जाते हैं। उनका एक बहुत अच्छा पंजाब के जो मूड में आ जाए, देयर इज नोबडी बेटर देन देम। अब मैं उसका बताऊं कि पंजाब के जो कवाल हैं उनको एक्चुअली ओवर द इयर्स दे आर यूज्ड टू performing at weddings and in gatherings in where people are drinking and smoking up and doing all of that, so they don't mind. मैंने पूछा था फरीद भाई से,
ही एक्चुअली जब वो स्टार्ट करते हैं कवाली, वो यूजली कॉल से या अल्लाह से कवाली स्टार्ट करते हैं. हीज़ लाइक यार वो सिर्फ जो शुरू की 2 कवालियाँ हैं ना, उनके दौरान ये शराबे और ये ना करो, ठीक है, उसके बाद जो मर्जी करो. सो समटाइम्स दे डू गेट ऑफेंडेड जब वो देखते हैं कि हम मेहंदी पे गए और वो अगला बंदा अल्लाह पे शराब की बोतल लेके नाच रहा है. So, I mean, ये जो मोरक्को वगैरह में मेहंदियाँ होती हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, तो मोरक्को की मेहंदी की वो ये बात कर रहे हैं. तो होता है फरीद. अब देखो फरीद, हाँ पाकिस्तान में हम, पाकिस्तान तो आपको पता है जस्ट से नो, ड्राई मुल्क है. तो और फरीद भाई की हेल्थ का भी है. अब फरीद भाई की हेल्थ मैंने लास्ट 2-3 मरतबा जब उनको देखा है, जब वो थोड़े फिजिकली डाउन लगते हैं तो पूरी पार्टी डाउन होती है. जब फरीद भाई की तबीयत ठीक होती है, ओ माय गॉड, गूज़बम्प लेवल कवाली होती है सारी की सारी. सो उनका भी वो बूढ़े हो गए हैं ना. अब एक टाइम आ गया ना, जिसलिए हमजा जो भी कर रहा है, आई एम अप्रिशिएटिंग इट सो मच, बिकॉज वो उस पूरी चीज़ को लेके अभी वॉकिंग इनटू द 21st सेंचुरी विद इट ना. अबू मोहम्मद फरीद अयाज ने कर दिया कंट्रीब्यूट जो उन्होंने करना था. लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूशन है. हमजा भी अब टूर कर रहा है, वो तो इंटरनेशनल टूर कर रहा है. मैं पहली मरतबा जब हमजा से अच्छी तरह मिला था, मैं आई थिंक उन दिनों में मैं पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स प्रोड्यूस कर रहा था, एंड आई वाज गोइंग टू लंदन टू गेट सम पोस्ट प्रोडक्शन वर्क डन, और हमजा और मैं सेम फ्लाइट पे थे. और उस दिन मुझे बारी ने मिलवाया, एहसन बारी भी सेम फ्लाइट पे था, हम तीनों साथ बैठे हुए. सो हमजा प्रॉपरली उसने मुझे, मैंने लाइक ओ माय गॉड, तुम तो वो छोटे बच्चे, ऑल ऑफ अ सडन यू नो ही इज ग्रोन अप, उसकी अपनी कवाली पार्टी. और एक्चुअली ही वॉज गोइंग देयर टू डू अ टूर ऑफ द यूके. तो उन्होंने लंदन में 3 शोज़ बजाए, बर्मिंगम में, आई बिलीव एडनबरा में भी बजाया. सो हमजा इज़ ऑन हिज वे, एंड आई इफ आई एम बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, आई कुड सी हमजा taking Fareed and Abu's place at some point and carrying that torch forward. And he speaks brilliant Punjabi. He's well versed in Farsi. He's really well versed in Saraiki. He's the definition of a Qawwal. Now, fingers crossed कि वो लगा रहेगा. He won't give up, and he will take his art to places. नुसरत साहब को रिकॉर्ड करने का एक्सपीरियंस कैसा था? How was that? टू बी ऑनेस्ट, पहले 2 एक्सपीरियंस तो ओवरवेलमिंग थे, बिकॉज मैं तो एक फ़ैन था, नई साउंड इंजीनियरिंग सीखी थी, नया स्टूडियो में काम करना शुरू किया था. मुझे तो मेरी तो आई मीन फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड फट गई थी, ठीक है ना. और खान साहब एक प्रेजेंस थे, यू नो, और बोलते वो इतने हम्बल और सॉफ्ट थे, मगर जब गाने बैठते थे वॉइस वाज सो पावरफुल कि माइक दूर रखना पड़ता था, एंड इट वाज जस्ट अ ओवरवेलमिंग प्रेजेंस. मगर बिफोर ही पास्ट अवे, जो 96 और 97 में मैंने उनके साथ 2-3 रिकॉर्डिंग्स की यहाँ कराची में और लाहौर में, दे वर सच अ गुड एक्सपीरियंस यार. इतना सीखा मैंने खान साहब से, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कवाली पार्टी के बारे में सीखा. आई लर्न कि आटे का धामा क्या होता है, जो कि सारी चीज़ें. तो आटे का धामा जो है वो बेसिकली तबले का एक हायर तबला और एक लोअर तबला होता है. जो लोअर तबला है वो ढोल के बेस वाली साइड पे आटा लगा के उसको म्यूट करके, तो जो बेस वाला साइड है वो बजाया जाता है कवाली के अंदर. उसको आटे का धामा बोलते हैं. इट्स एन आर्ट कि वो आटा कितना लगाना है, वरना तो काली स्याही होती है. तबले के ऊपर देखो जो सर्कल होता है वो काले रंग की स्याही होती है जिससे नोट क्रिएट होता है, बेस का भी और हायर नोट पुड़ा बोलते हैं जिसको. सो जो आटे वाला धामा है वो मैंने पहली मरतबा सीखा. सो आई मीन दिलदार भाई जो तबला प्लेयर थे खान साहब के, ओ माय गॉड, लेजेंड. और वो इंसान एक सीरियस शक्ल के साथ, उसने 25 साल खान साहब के साथ बजाया है, एक एक्सप्रेशन नहीं होता था दिलदार भाई की शक्ल पे, बट ही वॉज लाइक एपिटमी ऑफ द तबला प्लेयर फॉर अ कवाली पार्टी. कवाली के तबले के अंदर आपके बहुत सारे कायदे और बोल इस्तेमाल नहीं होते. उन्होंने धमाल, भंगड़ा, बहुत सारी बीट्स को लेके ट्रांसपोज किया हुआ उन रिदम्स के अंदर. इट्स सो यूनिक कि आटे वाले धामे का जो आर्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से जा रहा है. और अब लकीली दिलदार भाई जो है वो सिखा भी रहे हैं, लंदन में भी, लाहौर में भी. उनका बेटा अबरार जो है वो बहुत अच्छा सिंगर है, वो भी बहुत अच्छा तबला प्लेयर है, वो भी सिखा रहा है. सो होपफुली आर्ट सर्वाइव करेगा. बट खान साहब से ये सीखा मैंने कि यार कवाली पार्टी क्या होती है, जो पीछे गाने वाले हैं उनका क्या रोल है, जो सेकेंडरी 2 सिंगर साथ में होते हैं उनका क्या रोल है, कवाली इंट्रोड्यूस कैसे की जाती है, कवाली का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चरलेसनेस में भी एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना. आई मीन इम्प्रोवाइजेशन कैसे की जाती है. तो खान साहब से ये बहुत सारी चीज़ें सीखी. बट सैडली मैं अभी मेरी उनके साथ प्रॉपर इंटरेक्शन स्टार्ट ही हुई थी एंड ही पास्ड अवे. सो एंड दैट्स वन ऑफ द वर्स्ट डेज ऑफ माई लाइफ, आई टेल यू टू बी ऑनेस्ट. जब मुझे हाजी इकबाल, उनके जो फेमस मैनेजर, लाइक वो राहत के वीडियो में मेरा भाई है, वो वाले हाजी साहब. तो
हाजी साहब ने जब मुझे कॉल किया था लंदन से, इट वाज सच अ सैड डे ऑफ माय लाइफ एंड दैट होल ईयर आई वाज अपसेट. 1997 आई रिमेंबर, पूरा साल में अपसेट था बिकॉज मेरे इतने सारे प्लान्स बनाए थे मैंने खान साहब के साथ कि यार ये वाली कवाली एल्बम रिकॉर्ड करेंगे, वो गुलाम फरीद शकरगंज के लिए एक ट्रिब्यूट करेंगे और पाक पटन जाके वहाँ पे ऑन फील्ड कवाली रिकॉर्ड करेंगे. नन ऑफ दोज थिंग्स केम ट्रू, बट आई डू हैंड to Khan Saab, he gave me enough inspiration कि I spent these 25 years in music after that, and it's been a beautiful experience. But that's what I learned from Khan Saab, what true Qawwali actually is, beyond the gharana. ठीक है, Khan Saab was not from any gharana. He was not from a Qawwal बच्चों का घराना. Their ancestry is traced back to the Sufis of Central Asia, जिनसे उनके ख़ानदान ने ये आर्ट सीखा था और उसको वो आगे फिर अपने लैंग्वेज में पंजाबी और सराइकी में ले गए. सो खान साहब के पीछे कोई वो नाम नहीं है, बट despite that, what a difference that man has made, and he did make that difference in my life also, because I got to learn these things and experience these things in the same space as him. So which is a very lucky experience. Wow. जो आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कवाली पार्टी उन्होंने बताया, तो हमें भी बता दें क्या होता है. 12 लोगों पे मुश्तमिल होती है. ठीक है. लीड सिंगर होता है, 2 सेकेंडरी सिंगर्स होते हैं, एक रिदम सेक्शन होता है, कभी कभी और 2 भी होते हैं, और बाकी सारे पीछे आपके रिदम, तालियों वाला रिदम देने के लिए और बैकअप सिंगर्स होते हैं. और कवाली में हमेशा जो लीड सिंगर गाता है वो उसको रिपीट करते हैं. इट्स ऑलवेज वो एक लाइन गाएगा, पूरी पार्टी उसको रिपीट करेगी, फिर एक और लाइन गाएगा, पूरी पार्टी उसको रिपीट करेगी, फिर मेन सिंगर रिपीट करता जाएगा और पार्टी उसको लाइक एक सर्कुलर रिदम क्रिएट करते हैं जिसको धमाल कहा जाता है. कि यानी वो आप ट्रांस में, हाल में आ जाते हैं, जिसके अंदर तो कवाली का जो पर्पस है इतनी सारी आवाज़ों का और वो तालियों की एनर्जी और आटे वाले धामे की एनर्जी को कंबाइन करने का, इज़ टू बी एबल टू क्रिएट दैट ट्रांस. और खान साहब के पीछे जो गाने वाले थे, शादा और दीज गाइज themselves were legends. तो उनकी इतनी पावरफुल आवाज़ें थी. फिर इवेंचुअली एक फौत हो गया तो इरशाद जो है वो आगे आ गया, फिर दूसरा फौत हो गया तो फिर राहत आगे आ गया. राहत ने भी पीछे से स्टार्ट किया है, वो भी खान साहब के पीछे बैठ के तालियां बजाता था और बैकअप गाता था. दैट्स हाउ दे ग्रूम कि अपने वो. हाँ, पुरानी आप कवालियाँ देखें तो अक्सर ऐसा होता था, खान साहब गा रहे होते थे, हाँ, फिर वो राहत को चप्पा देते थे तो आवाज दैट वाज राहत. So that's how they pass it on, which is beautiful. That's how Farid Ayaz and Abu Muhammad have done it. That's where Hamza Akram started. So वो भी पीछे बैठा होता था, उसको भी उंगली दी, गा. So हमजा देखो कितनी मचोर आवाज हो गई, बहुत फिट हो गई. तो वो जो ताली बजाते हैं, मैंने तो सुना है वो अप्रेंटिसेस होते हैं ना. That's how they start. It starts with apprenticeship, मगर कुछ जो होते हैं वो उनका फुल टाइम पर्पस इज द बैकअप सिंगर. देखो कवाली का बैकअप बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कवाली के अंदर इज़ नॉट जस्ट के सूफियों के बोल और कॉल आगे सुनाए जा रहे हैं, इट्स ऑल्सो क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी वेयर पीपल आर कमिंग टुगेदर. तो वो जो ताली बजा रहे होते हैं, अगर आप कभी मज़ार पे सुने कवाली, हम तो ज़्यादातर शादियों पे और गैदरिंग्स में सुनते हैं, कभी आप अगर जैसे दाता साहब का या पाक पटन में या बुल्ले शाह का, इनमें से कभी किसी का उर्स हो जो उस पर कवाली परफॉर्म की जाती है, उसका असर सुने. वहाँ पे वो तालियों के साथ पूरा क्राउड ताली बजा रहा होता है, और जब वो रिदम सिंगल से डबल होता है, पिकअप करता है टेम्पो के अंदर, तो वो सारे खड़े होकर धमाल कर रहे होते हैं. तो उस धमाल, इट्स दिस कम्यूनल एनर्जी दैट कवाली इज ब्रिंगिंग आउट. सो इसीलिए वो सारे पीछे तालियां बजा रहे होते हैं. सच एन इम्पोर्टेंट इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कवाली. करा रहे हैं हमारी तो ये लोकल रेव्स, ये हमारी लोकल रेव है. मैं यार अब वो वीडियो किसी ने हटा दिया है. YouTube पे बड़ा एक फेमस वीडियो होता था, अब मुझे याद नहीं, जड़ा धमाल नहीं पाएगा, जड़ा नहीं जड़ा धमाल नहीं के आगे मत बोलिएगा, हम डिमोनेटाइज हो जाएंगे. तो के जड़ा धमाल नहीं पाएगा, बड़ा होएगा. सो आई मीन इट्स वो एक्चुअली गाली नहीं दे रहा. व्हाट अ ग्रेट एमसी, ही वांट्स पीपल टू गेट अप एंड डांस. व्हाट अ ग्रेट एमसी. मुझे तो लगता है कि वो फिलॉसफी होनी चाहिए हमारे मुल्क की कि पावे तुसी शिया होवे, पावे तुसी सुन्नी होवे. मतलब एक्सेप्टेंस देखे ना आप डाइवर्सिटी की, पावे तू जो भी हो, धमाल ते पाना है, लाइक एवरीबडी इज वेलकम. ये तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवा देना चाहिए. आई मीन कायदे आज़म ने ये तो बोला था, जिन्हें तमाल ना पाया वो हटा दें, जिन्हें तमाल ना पाया वो पाकिस्तानी नहीं होएगा. आगे वाली लाइन हटा दे. बट यही बात है ना यार कि बस यू आर ऑल वेलकम, लेट्स कम टुगेदर. धमाल पावे तुसी जो भी हो, आइडेंटिटी डजंट मैटर.
ये जो 75 years of म्यूजिक में मैंने खान साहब की कवाली जिसमें मुझे बहुत कॉल्स और मैसेजेस आए लोगों के कि वाओ यू नो वी हैडंट हर्ड दिस बिफोर, वो बेहद रमज़ा। तो उसमें लिरिक्स ही हैं कि किते शिया है, किते सुन्नी है, किते चिटा दाड़, किते मुन्नी है, तो यू नो लाइक बेहद रमज़ा दसदा मेरा ढोलन माई। सो है ये बुल्ले शाह है ना, ये बुल्ले शाह। ये देखो ये हमारे कल्चर में है। कराची को देख लो, कराची बल्कि मैं कल किसी की बर्थडे पे गया। बुल्ले शाह, मैं अक्सर बुल्ले शाह की पोइट्री के बारे में जब बात करता हूँ लोग ये हो जाते हैं क्या तुम एक लिबरल इंटरप्रिटेशन दे रहे हो। आई एम लाइक नहीं, वो है ये, हमें उसको एक सैनिटाइज करके बताया गया। बुल्ले शाह की सारी बातें यही है। बुल्ले शाह की जो ये बोल रहा है, आई मीन आई डोंट नो, उसको किसी ऊंची बिल्डिंग पे खड़ा करके धक्का मारते हैं, ठीक है ना। ऐसे लोग हमें कम चाहिए दुनिया में जो कि मिस रिप्रेजेंट करते हैं। बुल्ले शाह को अगर आप गौर से पढ़ें और सुने, डीप सोशियोलॉजिकल मीनिंग है उसके अंदर। ही इज डिस्कसिंग सोशियोलॉजी, मैन वुमन, आई मीन दिस सो जेंडर बाइनरी तोड़ देता है बुल्ले शाह। इतना डीप है बुल्ले शाह कि आई मीन एंड ऑल इंक्लूसिव है। बुल्ले शाह इज़ नॉट एक्सक्लूसिव, बुल्ले शाह इज़ इंक्लूसिव। वो चिटा दाड़ यानी सरदारों की, मुन्नी पंडितों की, वो सब की बात एक साथ एक लाइन में कर रहा है। कितना ज़्यादा इंक्लूसिव होगा। अब फॉर एग्जांपल कराची देख लो, कल्चर का अमेलगमेशन देखो। कराची, सिर्फ कराची के म्यूज़िक कल्चर का अमेलगमेशन देखो। ऑलमोस्ट 20-22 एथनिक ग्रुप्स हैं यहाँ पे, इतनी ही लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। कल मुझे किसी की बर्थडे पे आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू समवन हु इज अ मरीन आर्कियोलॉजिस्ट एंड हैज आल्सो स्टडीड एंथ्रोपोलॉजी इन डिटेल एंड सुपर इंटरेस्टेड, एंड ही मेट मी एंड फ्रॉम द म्यूजिक बिजनेस वी obviously started talking about music, and he asked me that how come Karachi doesn't have its own multilingual music festival, because there's such a beautiful kaleidoscopic amalgamation of cultures here in Karachi that the music festival would actually shine. So that's the true spirit of music, is inclusivity, and sadly as a nation we should be, should is a wrong word, we could be more inclusive, but we aren't. There are so many hardened lines now drawn. जैसे बोला कि you know someone told you कि तुम क्या बुल्ले शाह liberalization, ओ बॉस बुल्ले शाह पढ़िया भी है कि नहीं, आई मीन बकवास करने। सो आई मीन लाइक पहले बुल्ले शाह पढ़ तो लो यार। हाँ पहले बुल्ले शाह पढ़ तो लो, उसको समझ तो लो। आई मीन मैं एज अ पंजाबी सच्चल सरमस्त और अब्दुल लतीफ़ भटाई पढ़ के उनकी ट्रांसलेशन पढ़ के अगर समझ सकता हूँ, तो एक सिंधी या उर्दू स्पीकिंग पंजाबी पढ़ के क्यों नहीं समझ सकता। एक तो ये बहुत सारे बायसेस हैं हम लोगों के, ये बनाए गए हैं, ये जो लसानियत की सियासत है, ये क्रिएटेड सियासत है टू द एक्सटेंट के कोई भी अगर इशू हो हम उसी लेंस से देखते हैं। नदीम फारूक पराचा भी आए हुए थे just because वो एक हिस्ट्री की बात कर रहे थे। That's a brilliant podcast by the way. I mean, I've watched it at least 3 times. Some people have become pissed off. मतलब अगर मैं बात करता हूँ कि भाई आप पंजाबी हैं, आप पंजाबी हैं फैसलाबाद से ना, मैं फैसलाबाद से पंजाबी, तो ये ऑब्वियस बात है कि 1947 में मोस्ट जो बॉर्डर टाउन के पंजाबी थे, आपके एंसेस्टर्स होंगे, दादा होंगे, परदादा होंगे, उन्होंने वायलेंस, दे प्रॉब्ली टुक पार्ट इन वायलेंस, उन्होंने वो सब किया होगा जो उस टाइम पर हो रहा था। अगर बहुत ज़्यादा। अब मेरी अम्मी की फैमिली जो है, both my parents are actually from India. My mom's family is from Amritsar. My father's family is from Firozpur. अच्छा, Firozpur was very close to the border, ठीक है ना, almost a few kilometers inside. So my father's, मेरे अब्बा की जो फैमिली जब यहाँ आई है तो उन्होंने इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया। वो उनके लिए एक इंस्टेंट क्रॉसिंग थी and they settled in लायलपुर, which is now called Faisalabad. My mom's family, the stories I got to hear from my nani and nana, half their family तो was slaughtered on the way, ठीक है, and so the ones who made it here were in such a bad condition that they sort of faded away. वो my nana happened to thrive a little bit because he was bringing this technological textile know-how with him, you know, वो नए power looms आई थी और ये चीज़ें आई थी, तो नाना वो अपने साथ टेक्नोलॉजी लेके आए तो उन्होंने सर्वाइव किया। बट अम्मी और मेरी खालाएँ और इनसे जो मैं स्टोरी सुनता हूँ वो तो हॉरर स्टोरीज़ हैं। और पंजाबियों के बारे में एक चीज़ कम लोगों को पता है यार, वो बफर जोन है पंजाब। जब भी कोई नॉर्थ से फतह करके आया है, साउथ से फतह करके आया है, पंजाबियों को लड़ना पड़ता है। पंजाबीज हैव कॉन्स्टेंटली बीन फाइटिंग, इन्वेडिंग एंड नॉन इन्वेडिंग फोर्सेज फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। देयर अ मार्शल नेशन द पंजाब। आई मीन मौला जाट देख लो, फिल्म लगी हुई है, इट्स अ गुड डेफिनेशन। ये बातें नॉर्मल बातें हैं, सच्ची बातें हैं
तो इसमें नीचे लोग बोग्ज़ पंजाबी एंड आई वाज लाइक ये कॉन्सेप्ट मुझे अब जो आप जिस चीज़ के बारे में बोलते हैं ना, बोग्ज़ लग जाते हैं, बोग्ज़ इमरान, बोग्ज़, भाई किसी से बोग्ज़ नहीं है, ये नॉर्मल बातें हैं। उसी तरह जो आपकी उर्दू स्पीकिंग लीड थी, मुस्लिम लीग की सारी लीडरशिप थी, उनकी अगर हम गलतियाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, आप बोल सकते हो यार सर्कमस्टांस ये थे, मुश्किलात थे, वी आर नॉट जजिंग देम एज इविल बीइंग्स, बट मिस्टेक्स वर मेड, इम्पोजिशन ऑफ उर्दू में मिस्टेक। बट अगर हम ये चीज़ें डिस्कस करें तो जो हमारी आज की उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है वो ऑफेंड हो जाती है, जिस तरह पर्सनल, एंड आई एम ऑब्वियसली नॉट एवरीबडी, जस्ट सम ऑफ द कमेंट्स आई रेड कि पर्सनल स्लाइट है। नो, इट्स नॉट, it's okay to reflect on your history. देखो मैं तो I'm going to be 53 soon, ठीक है। I went to school and grew up at a time जहाँ पे हमें तो पता भी नहीं था, हमारे साथ क्लास में जो बाकी बॉयज़ हैं वो पंजाबी हैं, उर्दू, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। There was no concept। अभी भी वो दोस्त हैं मेरे, तो बचपन के दोस्त अभी भी सेम ही हैं जो बचपन में थे, और वो मिक्स हैं, बलोच भी हैं उनमें, पठान भी हैं, सराइकी स्पीकिंग भी हैं, पंजाबी, सिंधी हैं, बहुत सारे उर्दू स्पीकिंग हैं। सो आई मीन इट्स अ मिक्स। हमारी जनरेशन में ज़ीरो फ़र्क पड़ा है। अब देखो इतनी जनरलाइजेशन भी एक गलत चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यार, अगर पीपल्स पार्टी में 5 गंदे अंडे हैं, उसका मतलब थोड़ी है कि हर सिंधी एक बुरा इंसान है, या भुक्ती जो है वो एक, सॉरी माइट साउंड कॉन्ट्रोवर्शियल, भुक्ती भी एक नटकेस थे भाईजान, वो कोयलों पे लोगों को चला रहे हैं, शो मार रहे हैं कि मैंने तो 12 साल की उम्र में कत्ल किया था। इसका तो ये मतलब थोड़ी कि सारे बलोच पागल हैं, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल अगर पंजाब के अंदर से आपका जनरल ज़िया नट था, इसका मतलब थोड़ी कि सारे के सारे नट्स हैं, ठीक है। आई डोंट नो, पंजाब को तो आई थिंक एक्स्ट्रा विलिफाई भी किया जाता है। आपके जो डिक्टेटर्स गुजरे हैं वो 2 तो बड़े पठान थे, ठीक है, अयूब खान और याया खान। मुशर्रफ साहब जो थे वो उर्दू स्पीकिंग थे। एक बीच में गुजरा है जनरल ज़िया, जो कि सबसे बुरा वो था, बट एक बीच में गुजरा है। तो आपकी जो फौज है वो तो एक हैवी मिक्स है, बहुत सारे उर्दू स्पीकिंग भी हैं, बहुत सारे पंजाबी भी हैं, बहुत सारे पठान भी हैं। पख्तून पंजाबी डोमिनेटेड, पश्तून पंजाबी डोमिनेटेड है, मगर आपकी हायर कमांड में आपकी उर्दू स्पीकिंग बहुत सारे रहे हैं। आपके बहुत सारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो फ्रॉम उर्दू स्पीकिंग बैकग्राउंड गुजरे हैं, ठीक है। अल्ताफ़ हुसैन भी एक उर्दू स्पीकिंग है, मगर मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो दे आर नथिंग लाइक एनी ऑफ देम, ठीक है ना। बिकॉज अल्ताफ़ हुसैन एक बुरा इंसान है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि सारे के सारे जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं वो बुरे लोग हैं। तो ये एक बड़ी जनरलाइजेशन है हमारे मुल्क में। हमने द इशू नाउ इज़ के क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म हो गई है, हमें जो सोचने की काबिलियत है वो कहा गया है कि आप आउटसोर्स कर दें। आपकी आइडेंटिटी क्या है, मेरी आइडेंटिटी सिंधी है, अच्छा तो जो पीबी पोजीशन होगी वो आपकी पोजीशन, क्यों भाई? आपकी आइडेंटिटी क्या है, उर्दू स्पीकिंग। सो फिर जो अल्ताफ़ हुसैन कह रहा है वही आपका, जिसका बाप एक उसका कायद एक, आपने ये तो मानना ही क्यों भाई, क्यों? बट वी आर फोर्स्ड। फॉर इंस्टेंस इवन जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं, दे रिस्पॉन्ड बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ कि इमरान खान क्या कह रहा है। आई डोंट थिंक, ऑब्वियसली जनरलाइज नहीं कर रहा, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ देम डोंट हैव अ प्रिंसिपल व्यू ऑन थिंग्स। इट डिपेंड्स कि अच्छा इमरान खान क्या कह रहा है और पीटीआई भी किस पोजीशन में, उसके हिसाब से हम अपनी पोजीशन डिसाइड करेंगे। मतलब इतने साल जो हमें गालियाँ पड़ी, जब हमें कहा जाता तो मुल्क दुश्मन हो, मिलिट्री को बुरा कहते हो, एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो, तुम लोग गद्दार हो, आज वो गालियाँ दे रहे हैं और हमें बूट लेकर बोल रहे हैं। शुडंट दे कम बैक एंड अपोलोजाइज टू अस कि यार ठीक है तुम लोग 4-5 साल से सही बातें कर रहे थे। ये तो हमारे जो है ये हमारा आइडल वर्शिपिंग पास्ट है, ठीक है ना। आई मीन मिसकंसेप्शन है, इसके बारे में और भी बात करेंगे म्यूजिकल कॉन्टेक्स्ट में। बट बहुत सारे लोगों से आप पूछें कि अच्छा आप कहाँ से आए थे, हम तो जी इंडिया फतह करके आए थे। अबे चूतिए, हम यहीं थे, सॉरी हम यहीं थे, हम कुछ फतह करके नहीं आए थे। मेरा ख़ानदान शायद हिंदू था, पीछे किसी का सरदार था, कोई शायद जैन हो, वो कन्वर्ट हो के आई मीन जो मे बी शायद जो फ़ारसी बोलने वाले या थोड़े बहुत ही माइन्यूट सी माइनॉरिटी है जो अरब से डिसेंड की है, वो शायद आए थे। बाकी हम 99% तो यहीं थे बॉस। सो एक कल्चरल क्वेश्चन भी आता है ना इसके अंदर कि वो इतना ज़्यादा अरबाइजेशन हमारे पे ठूसा गया है कि हम भूल गए हैं। अब देखो हम मुल्क से बाहर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इटली जाता हूँ या मैं स्विट्ज़रलैंड जाता हूँ, कोई मेरे से पूछता है वेयर यू फ्रॉम, तो आई ऑलवेज से यार आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। आई डोंट से दैट आई एम पंजाबी. You don't say that if you're abroad in America, New York, you meet someone, hey, where are you from? You'll say, I'm from Pakistan. You're not going to say, I'm Sindhi. So, why do we say it here? Why can't we just be Pakistani in Pakistan? It would be so great that all of us got together as Pakistanis, you know. But उसमें भी कोई ताज़ाद तो नहीं है. अगर कोई आके बोलता है I'm Pakistani, I'm Sindhi, I'm Muslim, I'm Hindu, I'm Sikh.
ये मल्टीपल आइडेंटिटीज का साथ एग्जिस्ट करना कोई मसला नहीं है. हमने एक चीज, कोई मसला नहीं, मैंने आपको कहा ना मेरे बचपन में कोई मसला नहीं था, मैंने तो बनते हुए देखा. बट हमने ये ज़ियाउल हक ने स्पेशली, आपके जो पंजाबी मिलिट्री डिक्टेटर थे, उन्होंने सिंस 71 हुआ था रिसेंटली, उन्होंने बहुत ये ठूसा कि पाकिस्तानी होने का एक ही मतलब हो सकता है. आई थिंक इसमें खाली ज़िया नहीं था, खाली ज़िया नहीं थे इसमें. एक तो जो कोटा सिस्टम भुट्टो साहब ने इंट्रोड्यूस किया, नहीं कोटा सिस्टम लियाकत अली खान ने इंट्रोड्यूस किया, देन अयूब खान ने कोडिफाई किया, जो फिर 73 की कॉन्स्टिट्यूशन में आया. हाँ, और 73 की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि 10 साल के लिए होगा. उसके बाद नवाज शरीफ ने उसको 20 साल के लिए किया. फिर उसके बाद अभी रिसेंटली इमरान खान. और चीज़ है क्यों, देखो अब फॉर एग्जांपल मेरे अब्बा ने जब CSS दिया था, ठीक है, पूरे पाकिस्तान का एक ही पूल होता था, सारे CSS देते थे, जो टॉप परसेंटेज होती थी एक वो सिलेक्ट होते थे, ठीक है. अब गारंटीड है कि यार जैकबाबाद से 3 बंदे आएंगे ही आएंगे. अब वो जैकबाबाद से जो आ रहा है वो कोरा जाहिल है, उसने कुछ भी नहीं किया हुआ और वो CSS अफसर बन के आ जाता है और आके वो एक सिविल सर्विसेज में जहालत फैलाता है, ठीक है. या जो है मुरीदके से 3 बंदे ने आना ही आना है जी, कुछ भी कर लो, ठीक है. ये एक पाकिस्तान वाइड कंपटीशन था, ठीक है ना. उसमें हर किस्म के लोग, जो टॉप पे आएगा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा वो करके आएगा. अब मैं अपने अब्बा का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज मैं उनके जनाजे पे मैंने नोट किया कि व्हेन ही पास्ड अवे तो मेरे अब्बा के बहुत सारे जो कंटेम्प्रेरीज थे, जी मोहिउद्दीन, सलमान खालिक, पुराने जो 50s में जिन्होंने सर्व करना स्टार्ट किया था, वो अफसर आए हुए थे. ओ माई गॉड यार, दे वर ऑल लाइक, I was like literally watching one of those classic films from the 60s, these well spoken articulate men. फिर मेरे अब्बा के फौत होने के कुछ साल बाद मुझे पुलिस वालों से काम पड़ा तो मैं अपॉइंटमेंट लेके DIG कराची से मिलने गया. यार ऐसे लोगों को नौकरी कौन देता है? आई मीन लाइक लिटरली इट वाज, इसमें मल्टीपल लेयर्स हैं और ये बहुत ही एक लंबा डिस्कशन है, तो मे बी प्रॉपर्ली करना पड़ेगा. बट फॉर इंस्टेंस अपार्थाइड हुआ साउथ अफ्रीका में, एक एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट सो दैट वो क्लियर हो जाए. उसके बाद पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आई. अब काफ़ी गोरे लोग थे बोल रहे हैं तो मेरिट के ख़िलाफ़ है, बट क्यों आई? क्योंकि आपने सालों साल कालों के साथ जो किया था वो इक्वल नहीं हो सकते थे ना, बिकॉज दे वर नॉट गिवन दोज अपॉर्चुनिटीज़. आपकी जब पार्टीशन हुई, अभी मैं सुन रहा था किसी ने बोला कि 99% जो ब्यूरोक्रेसी थी इंडियन पब्लिक सर्विस की वो तो यूपी और उधर से आई थी, इंडिया से आई थी. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. हाउ कैन यू इम्पोज अ ब्यूरोक्रेसी नाउ? अगर अभी ब्रिटिश कॉलोनियल रिसोर्सेज आप देखें वो सेंटर में थी, वो पेरिफरीज पे नहीं हो रही थी. पाकिस्तान बना पेरिफरीज पे. सो कराची इवन राइट नाउ 75 years लेटर द क्रिटिसिज्म ऑफ द कोटा सिस्टम शुड बी कि आपने 75 साल में किया क्यों नहीं? आपने यूनिवर्सिटियाँ बनाई क्यों नहीं जैकोबाबाद में कि वो नॉर्मली कम्पीट कर सके? बट इन ल्यू ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे डोंट एग्जिस्ट, आपकी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं कराची में, ठीक है. तो जो आदमी जिसके पास स्कूल भी नहीं है वो भैंसों के तबेले में पल के बड़ा है. लाइक मैं लम्स में था, मेरे साथ जो मेरा रूममेट था वो चटाई पे पढ़ता था. And when I was in Lyceum, a lot of people who had A's and B's and A levels didn't get into LUMS and that kid got into LUMS. अब ये मेरिट के तो खिलाफ है. वो तो अंग्रेज़ी भी अच्छे बोलते थे, वेल स्पोकन भी थे, इसको तो अंग्रेज़ी भी नहीं आती थी जब LUMS आए, मेरे साथ भी गलत ग्रामर यूज़ करता था. अब माशाल्लाह इज डूइंग सो वेल. सो यू हैव टू बी इक्विटेबल. वो मेरिट पे जो हम रोते हैं ना, वो एक इक्विटी होनी चाहिए जब आप एक स्टेट का डिसीजन ले रहे हो. इक्विटी कम्स विद सस्टेन्ड. So let me just complete. जब आप लोग देखते हैं और बोलते हैं यार ये आदमी इधर कैसे आया, those are political appointments. अगर वो PPP हो, MQM हो, अपने बंदे घुसा रही है, वो गलत है. But that doesn't mean necessarily that conceptually the quota system is wrong. Conceptually I think it makes sense कि जब रूरल के पास resources नहीं है और सारी रिसोर्सेज आपके पास अर्बन पे हैं. अभी भी अगर हम यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस कराची और सिंध के कंपेयर कर लें, आप कितने होंगे? जितने कराची में उतने बाकी सिंध में उसके करीब भी नहीं. तो अगर किसी के कराची में 75 आए हैं और किसी के जैकोबाबाद में 67 आए हैं, डज दैट मीन द 75 इन कराची इज बेटर देन पर्सन इन जैकोबाबाद 67? नो, नॉट नेसेसरीली, क्योंकि जैकोबाबाद में वो -50 से 67 पे आया है. आपको सारी रिसोर्सेज दी हुई थी और आप 75 पे आए. देखो, आई एग्री विद द इक्विटेबिलिटी व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, बट बिफोर दैट अ प्रोसेस नीड्स टू टेक प्लेस व्हिच इज अ सिस्टमाइजेशन ऑफ योर एजुकेशन व्हिच हैज नेवर टेकन प्लेस. देखो, वी इनहेरिटेड एंड माय फादर यूज्ड टू ऑलवेज टॉक अबाउट दिस बिकॉज़ ओल्ड स्कूल पुलिस ऑफिसर एंड ही कैंपेन्ड फॉर दिस हिज एंटायर करियर एंड ही कुड नेवर गेट द पावर्स दैट बी टू लिसन टू हिम इज लोकल पुलिसिंग. ही सेड कि यार देखो, मायामी में जाते हो या तुम लुइसियाना में जाते हो,
वहाँ पे पुलिस वाला कौन है? वो लोकल कम्युनिटी का होता है, शेरिफ डिपार्टमेंट का। जो लोकल इंसान होता है वो हर गली जानता है, हर बंदे को जानता है, कौन कहाँ रहता है। आप लियारी चले जाओ, मैं फुटबॉल देखने लियारी गया, मुझे एक पुलिस वाला मिल गया, हमारे साथ फुटबॉल खेलता होता था वो मिला, उसने मुझे अपनी पूरी वैन से इंट्रोड्यूस। यार सारे पंजाबी को, गुजरात का रहने वाला, कोई गुजरा वाले तो आया है, कोई चकवालों आया है, तो कोई जो है वो सखर से आया है, उनको क्या पता है लियारी के बारे में? यू नो, आई मीन इट वाज लोकल पुलिसिंग। आई एग्री विद यू 100%. लोकल पुलिसिंग and even your for example local bodies government structure is voted on locally. So मैं यही बता रहा हूँ कि हमारे मसले कुछ और है, हमारा फोकस कहीं और चला जाता है। जिस तरह बोलते हैं कराची सूबा नहीं, इशू सूबा नहीं है, इशू एम्पावरमेंट है। अगर आपकी एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट हो जिसके पास रिसोर्सेज हों तो ये प्रोविंस की डिमांड खत्म हो जाएगी। सो उसी तरह थिंग्स नीड टू बी लोकल पीपल नीड टू बी एम्पावर्ड। इट्स नॉट नेसेसरीली कि जी कोटा सिस्टम इज द प्रॉब्लम विच आई थिंक कराची वालों को जो ज़्यादा शिकायत है, जो जायज़ शिकायत है, लोग अपने डोमिसाइल झूठे बनाते हैं। अगर कोई इंसान कराची में पैदा हुआ है, सारी ज़िंदगी कराची में है, बट उसकी फैमिली पीछे से लड़काना से और वो लड़काना का डोमिसाइल बनाते हैं, हाँ ये कमीनापन है, ये झूठ है। हाँ, फॉर एग्जांपल अब मेरा डोमिसाइल तो फैसलाबाद का, बिकॉज मैं वहाँ पैदा हुआ था, ठीक है, बट मैं तो पूरी ज़िंदगी कराची में रहा हूँ। आई मीन लाइक लिटरली 7-8 साल के अलावा all these 53 years have been spent in Karachi, और बीच में जो 7-8 साल कहीं और गुजरे हैं, because my father was in the police, constantly posting हो रही होती थी उनकी, कभी कोयटा, कभी पेशावर, कभी सियालकोट, भावलपुर, I mean like so हम हर जगह पे रहे हैं, लंदन भी रहे हैं, you know, so उसके अलावा मैं तो कराची में ही रहा हूँ। तो थोड़ा सा हमारा डोमिसाइल स्ट्रक्चर भी चेंज होना चाहिए। It shouldn't be equated to where you were born, it should be equated to where you've lived your entire life, यार। So I mean, if I've spent my entire life in Karachi, or if I ever gave my CSS, which I never gave my CSS, if I had ever given my CSS, I would have loved to actually give it from Karachi as a Karachi। मेरा एक दोस्त है कनाडा में, वो टोरंटो में था, नहीं वो था सॉरी वैंकूवर में था, फिर वो टोरंटो आ गया नौकरी के लिए, एंड वो उसका एक और प्रोसेस चल रहा था, एंड इज़ लाइक वो द इंटायर प्रोसेस हैज़ बीन पुश्ड बैक। ऐसे क्यों? बोलते साल के एंड में जब आप टैक्स देते हैं तो मैंने सोचा वो वैंकूवर में ही चलता रहेगा, मैं टोरंटो में नौकरी कर लूँगा, बट जब आप साल के उसमें टैक्स देते हैं आपको अपना एड्रेस करंट बताना होता है, एंड ही सेड वो सिस्टम में अपडेट हो गया कि ये अब वैंकूवर नहीं, ये फाइल अब टोरंटो जाएगी क्योंकि तुम्हारा एड्रेस टोरंटो है। तो ये जिस साल आप टैक्स देते हैं, हर साल रेजिडेंट ऑफ, या उस साल आप अपडेट कर दें। बट इन जनरल अगर लोग बोलते हैं भाई यार मेरा मेरिट ज़्यादा था, ये जाहिल उठ के गांव से आ गया, नहीं, आपको एज अ स्टेट आप एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, आपको इक्विटी करने की ज़रूरत है। अगर रिसोर्सेज का इम्बैलेंस है तो आपको उसको लेजिस्लेशन के थ्रू ऑफसेट करना पड़ेगा, विच इज़ वाई आई नो पीपीपी को इस पर बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं। बट रिसेंटली MQM और इमरान खान, MQM जो एक बहुत ये भी कहा जाता है कि वो MQM तो इसलिए वायलेंस करती थी बिकॉज ऑफ द कोटा सिस्टम, MQM साइंड ऑफ विथ PTI, उन्होंने एक SRO साइन ऑफ किया जिसमें कोटा सिस्टम एक्सटेंड हुआ। 73 में तो था कि 10 साल के लिए आएगा, तो ये बाकी गवर्नमेंट्स में क्यों कर रही हैं? इट डज मेक सेंस द यूज़ ऑफ इट with people. It would make sense in a very overall educated country. Because there's such huge educated gaps. It makes sense in a country like Pakistan. जब आप तोड़कर आपने एक मुल्क बनाया, ठीक है ना। अब जिस तरह फॉर इंस्टेंस अगर अभी आपके पास साउथ पंजाब का बन जाता है, साउथ पंजाब के पास कम रिसोर्स हैं नॉर्थ पंजाब से, तो वो ऑब्वियसली उनके मसले मसाइल होंगे, तो बिकॉज दे आर वेरी रिलायंट ऑन पंजाब एंड पंजाब रिसोर्सेज टू गवर्न। अभी तो प्रोविंस की बात कर रहे हैं तो वो चीज़ें कवर हो जाती हैं, बट लेट्स से अगर एक कंट्री बन जाती साउथ पंजाब, उनके मसले मसाइल होंगे, सो दे विल हैव टू फिगर आउट कि अच्छा अगर मुल्तान के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो हम इक्विटेबली बाकी चीज़ों को किस तरह मैनेज करें। these are much tougher questions than people. There is one thing that is now becoming more and more equitable, which is the music business. हाँ, वापस आ जाते हैं, हम फंस गए इसमें। But I'm glad कि हमने बात कर दी। मैं अब्दुल्ला से भी यही बात कर रहा था कि NFP के पॉडकास्ट के बाद लोगों ने बड़ा कमेंट किया कि कोटे की बात क्यों नहीं की, तो मैं अभी ये हम एक्चुअली मैं इसके ऊपर थोड़ा सा अपनी अम्मी से और ये डिस्कस करके दोबारा आऊंगा और ये हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। दिस इज व्हाई मेरे पास सारे नंबर्स थे, क्योंकि अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ। मैं सोचा था एक अलग से वीडियो बना देंगे कि यार इट्स नॉट एज सिंपल एज सेइंग गलत सही, इट्स लाइक अच्छा ये इनकी कंसिडरेशंस थी, ये इस वजह से आया, इन लोगों ने लाए, ये बात गलत है, ये बात सही है। 2023 में कोटा सिस्टम होना चाहिए, प्रॉब्ली नॉट, बट पिछले 75 ईयर्स में आपको चीज़ें इक्वेट कर देने की ज़रूरत थी।
जाहिरी बात है जब वो कराची में आए और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी, माओ कॉलेज था, वहाँ सारी रिसोर्सेज थी और यहाँ पे कुछ भी नहीं था. यू कांट बी लाइक आओ मेरिट पे हमसे लड़ लो. यू कांट डू दैट, राइट? बिकॉज यू गॉट अ लॉट मोर रिसोर्सेज देन समबडी एल्स. सो आपको वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन. म्यूजिक इंडस्ट्री पे हम लोग वापस आ जाते हैं. तो इंडस्ट्री या थिंग्स हैव आई मीन जस्ट टू म्यूजिक इज डूइंग सो वेल इन द वर्ल्ड यार. द इंटरनेट despite misgivings of people कि internet is this, internet is that, for musicians the advent of the internet and the development of digital technologies and machine learning technologies has changed so much. It's changed the game, and musicians who were traditionally जो musician traditionally stuck थे आपके एक बड़े, उसको मैं सिस्टम को बुरा नहीं कहूँगा, ड्रकोनियन कहूँगा कि बड़ा एक वो अथॉरिटेरियन किस्म का सिस्टम था, रिकॉर्ड लेबल्स वाला. उसके अंदर से म्यूज़िक इंडस्ट्री अब बाहर निकल आई है और जो आपका वो टैलेंट जहाँ तक म्यूज़िक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव पहुँच नहीं सकता था वो अब आप तक खुद पहुँच सकता है. ठीक है ना? बिकॉज हर बंदे के पास फ़ोन पे या अपने लैपटॉप पे या अपने टैबलेट पे या जनरली अपने स्कूल में, कॉलेज में, घर पे सबके पास इंटरनेट है. इंटरनेट हैज़ बिन रेवोल्यूशनरी गुड फॉर पूरे म्यूज़िक बिजनेस के लिए ओवरऑल. तो एक तो बिजनेस के लिए ठीक है, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन आपका जो म्यूजिशियन है उसको अपने फ्यूचर पे ज़्यादा कंट्रोल आ गया. ठीक है ना? कोई उसको कह नहीं सकता कि यार तुम्हारा म्यूज़िक यहाँ मार्केट नहीं होगा या वहाँ मार्केट होगा या यहाँ नहीं बजेगा वहाँ नहीं बजेगा. वो अब म्यूजिशियन की मर्ज़ी कि मेरा म्यूज़िक जहाँ मर्ज़ी बजे. मैं चाहूँ तो उसको यूट्यूब पे डालूंगा, चाहे मैं उसको स्पॉटिफाई पे डालूंगा या मैं उसको साउंड क्लाउड पे डालूंगा या मैं दुनिया को फ्री में बांट दूंगा. ठीक है? दैट कंट्रोल इज़ विद द म्यूजिशियन दमसेल्व्स नाउ. इसके अंदर से 3-4 पार्ट्स जो थे म्यूज़िक बिजनेस के वो ख़त्म हो चुके हैं, जो कि अच्छा नहीं है. अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म, मैनेजमेंट्स ख़त्म होती जा रही हैं. वो जो एक बीच में एजेंट होता था बिला वजह की परसेंटेज बनाने का वाला, वो गया. अब आपका डायरेक्ट एक्सेस कंट्रोल है. आप यूट्यूब यूज़ करते हो, यू डोंट नीड एनीवन टू यूज़ यूट्यूब, यू योरसेल्फ कैन यूज़ यूट्यूब. ठीक है? आपका रिकॉर्ड कंपनी का जो एक ड्रकोनियन मार्केटर बैठा हुआ था आपके सर पे, वो गया कि नो आपका म्यूज़िक आज जो है वो रेडियो पाकिस्तान पे नहीं चलेगा. भाई क्यों नहीं चलेगा? तुम कौन हो? जितने ज़्यादा लोग सुनेंगे उतना ज़्यादा चलेगा. ठीक है? ये 3-4 स्ट्रक्चर्स चेंज हुए हैं म्यूज़िक बिजनेस के, और ये खाली पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में चेंज हुए हैं. आपके कुछ जायंट्स जो बैठे हुए थे, EMI, ठीक है, आपके वार्नर म्यूज़िक, दे रीस्ट्रक्चर्ड एंड गॉन. ठीक है? सदफ जो कि खालिद भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बड़ी है मेरे, मगर सदफ ने एक बहुत सर्विस भी दी म्यूज़िक को, पैसा लगा के आर्टिस्ट में, मगर एट द सेम टाइम डिससर्विस भी की, बिकॉज उन्होंने म्यूज़िक चोरी करने को एक कल्चर बना दिया. ठीक है? कि जिस मर्जी का CD लेके उसको कॉपियाँ बना के मार्केट में डाल दो. इंडिया से जितना म्यूज़िक आ रहा था, मैं यार देखो इंडिया पाकिस्तान का दोस्त है या दुश्मन है, एक आर्टिस्ट की क्रिएट की हुई चीज़ एक आर्टिस्टिक प्रॉपर्टी होती है. ठीक है ना? आपने लता का CD पाकिस्तान में लीगली रिलीज नहीं होता, आपने लीगल कॉपियाँ बना के छाप दिया उसको. सदफ ये करता था? हाँ, उनका काम ही ये था. रेनबो सेंटर का और क्या काम था? रेनबो सेंटर वाज पायरेट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. लिटरली FBI की लिस्ट में सबसे ऊपर था रेनबो सेंटर के. पाकिस्तान में रेनबो सेंटर को बंद करना है. ठीक है ना? आपके लाइक म्यूजिक, फिल्में, पोर्नोग्राफी, हर चीज़ की लेवल की जो पायरेसी है वो वहाँ पे हुई है. यानी मैं एक पिंक फ्लॉयड का रेनबो सेंटर, हाँ, मैं एक पिंक फ्लॉयड का CD ले जाके कह सकते थे यार इसके 50,000 कॉपी बना के दे दो, मुझे 50,000 कॉपी बना के दे देते. सो देखो ये स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में चेंज हुआ है. ये स्टार्ट हुआ नैपस्टर, जिसके सब मेटालिका शटालिका सब उसके पीछे पड़ गए. नैपस्टर वाले का उन्होंने फ्यूचर ही नहीं देखा. वो बंदा यही सोच रहा था जो आज स्पॉटिफाई वाले कर रहे हैं कि यार एक मैंने म्यूजिक शेयरिंग, ये बेबी टेक्नोलॉजी थी ना उस टाइम पे. द वर्ल्ड वाज नॉट एज डिजिटली एडवांस्ड एज इट इज नाउ. जैसा आई थिंक वाज P2P ना. हाँ, नैपस्टर वाज P2P, मगर जो इवेंचुअल उसका गोल था वो यही था कि यार एक स्ट्रीमिंग नेटवर्क होगी कि CDs नहीं खरीदने पड़ेंगे, टेप्स नहीं खरीदने पड़ेंगे. सो अब देखो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल आ गया हमारे सर पे. अब पहले क्या था? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल था जहाँ पे CD और टेप मैन्युफैक्चर होगी. ठीक है? कितना बड़ा कॉस्ट है कि यार अगर रेडियो हेड जो इतना बड़ा बैंड है उनकी एल्बम रिलीज़ हो रही है, चलो एटलीस्ट 10 मिलियन CD तो बनाने पड़ेंगे. ठीक है ना? 10 मिलियन टेप्स बनानी पड़ेंगी फिजिकल ना, कंटेनर लोड, कंटेनर्स भरे हुए टेप्स के, एक वो फिजिकल कॉस्ट था बहुत बड़ा. ठीक है? और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता था बीच में, वो ये सब परसेंटेजेस बना रहे हैं.
ठीक है ना. रिकॉर्ड कंपनी सारे पैसे खर्च कर रही है इन्वेस्ट करने के लिए. फिल्म मेकिंग की भी बात करूंगा, उसमें भी इसका बहुत बड़ा असर आया है. ठीक है, रिकॉर्ड कंपनी पैसे इन्वेस्ट करती थी पहले आर्टिस्ट में कि यार इसका हम म्यूज़िक क्रिएट करेंगे, उसको इसका एल्बम बनेगा. फिर दे वुड इन्वेस्ट इन द फिजिकल कॉपीइंग. टेपें बनती थी, सीडी बनते थे, वाइनल बनता था. फिर डिस्ट्रीब्यूटर बीच में इन्वॉल्व होता था जो कि उनके वेयर हाउस से उस फिजिकल चीज़ को ट्रकों में पिक करके छोटे छोटे शहरों की दुकानों तक पहुँचाता था. फिर उन दुकानों से हिसाब, आई मीन इट वॉज अ कॉन्वोल्यूटेड प्रोन टू करप्शन प्रोसेस. ठीक है, उसके अंदर पायरेसी भी हो रही है. कोई अमेरिका अलास्का में बैठा टेपे बना रहा है, आपको क्या पता न्यूयॉर्क में बैठ के. डिजिटली कनेक्टेड तो नहीं थे तब दुनिया. पाकिस्तान में बहुत सारा हुआ है, अफ्रीका में बहुत सारा हुआ. सुना केनिया वाज द ग्राउंड जीरो जहाँ पे आपकी फिल्में और ये सब कुछ छप रहा होता था DVD CDs पे. सो जो फिजिकल मॉडल का ख़त्म होना से क्या हुआ है, फिजिकल मॉडल में बेचारा आर्टिस्ट तो फिर भी पैसे नहीं बना रहा था. ठीक है, $12 का CD बिक रहा था. $12 का एल्बम जो हम 1500 रुपये स्पॉटिफाई को देते हैं और हमारे पास एक्सेस है एक मिलियंस ऑफ सॉन्ग्स की लाइब्रेरी की. आप जितनी मर्जी मरतबा सुनो. पहले $12 का CD खरीदना पड़ता था या $7 की टेप खरीदनी पड़ती थी. महंगी मिलती थी. पार्क टावर्स में कौन सी दुकान थी? रेडियो सिटी. हाँ, रेडियो सिटी. जो ओरिजिनल CDs थे वो 1200 के थे. जो पायरेटेड CD थे वो $100 के थे. रेनबो सेंटर में मिल जाती थी. बट अगर आप प्रॉपर रेडियो सिटी जाके लेनी है भी महंगी मिलती थी. महंगी मिलती थी. आई मीन 2-3 दुकानें थी, ज़्यादा नहीं थी. यहाँ पे प्रिज्म थी एक क्लिफ्टन में दुकान जिसके बाद ओरिजिनल CDs और टेप्स होती थी. ओरिजिनल टेप 250 की थी, ओरिजिनल CD जो है 7-8. तो ये सस्ता नहीं था ये काम. ठीक है, तो एक तो फिजिकल मॉडल खत्म हुआ. फिजिकल मॉडल में पैसे कौन बनाता था? रिकॉर्ड लेबल. 25 सेंट्स या 50 सेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी एक्चुअल CD की. ठीक है, 10-15 सेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी कवर शवर प्रिंटिंग की. तो $1.5 की बढ़ गई मैक्सिमम. वो $12 की बिक रही है. सारा पैसा बनाता था डिस्ट्रीब्यूटर और रिकॉर्ड कंपनी. आर्टिस्ट बेचारे को वही 10% मिल रहा था. ठीक है, और वो भी मिल रहा था या नहीं मिल रहा था. और ये खाली हमारे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे ही था कि बड़ा शेडी सा हिसाब था. ये तो फिर जॉर्ज माइकल, प्रिंस, ये बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े केसेस किए हैं रिकॉर्ड कंपनीज पे. इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर दैट सिस्टम टू ब्रेक बाहर के मुल्कों में. और वो इवेंचुअली यहाँ पे भी आ रहा है. आहिस्ता आहिस्ता हमारे आर्टिस्ट में भी अवेयरनेस आ रही है. एक तो फिजिकल मॉडल चला गया. अब बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, iTunes है, Spotify है. आई एम श्योर ये तो अभी बिगिनिंग है, बेबी फेज है. अभी तो ये म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ग्रो करेगा. इट्स गोना ग्रो थाउजेंड्स ऑफ % ग्रो करेगा हमारी ज़िंदगियों में. ठीक है ना. ऑल ऑफ अ सडन ये पावर इंक्रीज होती जाएगी म्यूज़िक स्ट्रीमिंग की. स्पॉटिफाई की लाइब्रेरी कहते हैं इट्स सो लार्ज कि इफ़ यू वर टू ओन, अगर आपने CDs के अंदर वो लाइब्रेरी रखनी हो तो आपको एक 2 एकड़ का कॉम्पाउंड चाहिए जहाँ पे hundreds ऑफ CDs के स्टैक्स की हाइट के ऊपर thousands ऑफ स्टैक्स होंगे. ठीक है ना. तो अब वो सारा एक फ़ोन पे अवेलेबल है. इफ एनीथिंग सिर्फ पॉडकास्ट की जो हमारी लाइब्रेरी है, हाँ. अगर हम CDs पे बर्न करते हैं 2-3 घंटे की पॉडकास्ट. हाँ एग्जैक्टली. एक दुकान तो हम ही भर चुके हैं अब तक. तो अब वो मॉडल चेंज हुआ. ठीक है, अब इससे क्या हुआ, आर्टिस्ट डायरेक्टली इंटरफेस्ड है अपने डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के साथ. डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर कौन है? iTunes है, साउंड क्लाउड है, YouTube है, Spotify है. और वो डायरेक्टली अपनी रॉयल्टीज़ मॉनिटर कर रहा है. उसको 1-1 सेंट का हिसाब मिल रहा है. उसको एग्जैक्टली पता है कि यार मेरा गाना 1000 मरतबा सुना गया, 200 मरतबा सुना गया. रिकॉर्ड कंपनी के लिए बड़ा आसान है झूठ बोलना कि यार हमने तो एक भी CD नहीं बिका यार, हमारा तो यार सानू तो लॉस हो गया यार, 500 CD बनाए सन 20 बिके ने. ओ यार भाई, अब ऐसा कोई सिनेरियो नहीं. नो वन गिव्स यू हिसाब, यू गेट इट लाइव. ठीक है ना. Spotify का लाइव हिसाब स्क्रीन पे चल रहा है आपके सामने. कितनी स्ट्रीम जा रही है, इतनी स्ट्रीम जा रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है. आपकी एजेंट से जान छूट गई. ठीक है, अब आर्टिस्ट की वेबसाइट से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं लोग. बाहर के किसी प्रोमोटर ने आपका शो कराना है, वो डायरेक्ट आपको ईमेल लिखेगा. वो 4 एजेंट ही नहीं है बीच में जो सब पैसे खा रहे हैं. और आप यानी एजेंट सारे 1000 रुपये बना रहे हैं, आर्टिस्ट जो है वो 200 रुपये बना रहा है. तो ये भी ख़त्म हो गया. सो नाउ बिजनेस के हिसाब से और मोनेटाइजेशन के हिसाब से अब आर्टिस्ट का फ्यूचर उसके अपने हाथ में है. ठीक है, और आता जाएगा. ठीक है, अभी पाकिस्तान में डिजिटल राइट्स और इसकी प्रोलिफरेशन अब स्टार्ट हुई है. दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग फॉर अस. तो हमारे म्यूजिशियन को बहुत खुश होना चाहिए बिकॉज हम रॉक बॉटम थे. पाकिस्तान का म्यूज़िक इंडस्ट्री एक वक्त आया था फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कि हम बिल्कुल रॉक बॉटम थे. बहुत सारे म्यूजिशियन और प्रोड्यूसर्स ये काम ही छोड़ रहे थे कि यार मैं कुछ और कर लूँगा. जैसे रोहेल टेलीविजन प्रोडक्शन की तरफ चला गया. बहुत सारे हैं जो फिल्म प्रोडक्शन की तरफ चले गए. बहुत सारे हैं जिन्होंने ऑल टुगेदर ये काम ही छोड़ दिया. बहुत सारे म्यूजिशियंस पुराने बैंड्स हैं जो कोई बैंक में चला गया, किसी ने लीवर ब्रदर्स में नौकरी कर ली. अब वो नहीं हो रहा. अब आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम
चेंज होता जा रहा है, ठीक है. अब हम सबसर्विएंट नहीं हैं बड़ी बड़ी ड्रैकोनियन कंपनीज के. म्यूज़िक प्रोडक्शन में भी पैसे आते जा रहे हैं, बिकॉज नाउ आर्टिस्ट रियलाइज़ करता है कि एक तो पाकिस्तान का जो आई थिंक पिछले मे बी 20-25 साल का जो सबसे एक डार्क तो नहीं कहूँगा उसको, एक जो हमारा नेगेटिव चीज़ थी हमारी म्यूज़िक बिजनेस के बारे में, वो ये थी कि कोई भी रिकॉर्ड कंपनी जो है वो एक्चुअली आर्टिस्ट के अंदर पैसे नहीं इन्वेस्ट कर रही थी, ठीक है. आर्टिस्ट को अपने आप को खुद बनाना पड़ता था. म्यूज़िक भी वो अपना खुद बनाए, ठीक है, अपनी प्रमोशन भी वो खुद करे, अपने कपड़े भी वो खुद डिज़ाइन करे, अपने गाने भी खुद लिखे, अपने कॉन्सर्ट भी खुद ऑर्गेनाइज करे. जब वो आर्टिस्ट हिट हो जाता तो रिकॉर्ड कंपनी आ जाती थी, सर यार एक सेकंड बॉस, ये काम एक्चुअली मैं अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश रिकॉर्ड कंपनीज को सलूट दूंगा इसके ऊपर, बिकॉज दे स्पेशलाइज्ड इन A&R. वो उन्होंने बीटल्स को ढूंढा, उनके पीछे सारे रिसोर्सेज लगा दिए, सबसे अच्छा प्रोड्यूसर बिठाया, सबसे अच्छा स्टूडियो हायर किया, सबसे अच्छा लिरिक्स राइटर हायर किया, इमेज डिज़ाइनर हायर किया कि कपड़े क्या पहनेंगे. लाइक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हुई रिकॉर्ड कंपनी की तरफ से इनटू द आर्टिस्ट. और फिर वो आर्टिस्ट जब बड़ा हुआ तो आर्टिस्ट ने और रिकॉर्ड कंपनी दोनों ने बेनिफिट किया. पाकिस्तान में मे बी EMI इन लाइक 30 ईयर्स अगो ने शायद कुछ किया हो, ठीक है, या विजिबल चेंजेस ने थोड़ा बहुत किया. हदीका के साथ जुनून के ऊपर उन्होंने मेहनत की, या बहुत ही मैं इक्का दुक्का एग्जांपल्स हैं, लिटरली इतने के इररेलेवेंट हो जाते हैं, इतने थोड़े से एग्जांपल्स हैं. हमारी रिकॉर्ड कंपनीज ने कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया इस चीज़ के अंदर. आर्टिस्ट ने हमेशा अपने अंदर इन्वेस्ट किया. अब आर्टिस्ट को रिकॉर्ड कंपनी की ज़रूरत ही नहीं है. अब रिकॉर्ड कंपनी जो एकदम जाग गई हैं कि यार वो डिजिटल म्यूज़िक आ गया है, अब आर्टिस्ट इज़ लाइक व्हाटएवर ब्रो, आई मीन लाइक घर बैठो यार. सो लिटरली अब आर्टिस्ट के सारी पावर आर्टिस्ट के हाथ में. अगर उन्होंने अपनी डेवलपमेंट भी खुद करनी है, अपने म्यूज़िक की डेवलपमेंट भी खुद करनी है, दे एक्चुअली डोंट नीड द रिकॉर्ड कंपनी एनी मोर. सो नाउ दे जस्ट नीड अ डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर, ठीक है. सो म्यूज़िक बनाया, सब कुछ किया, डायरेक्ट उसको दे दिया. प्रमोटर की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है. टूरिंग कंपनीज खुद ही आपको कॉन्टैक्ट करती हैं. आपके राइट्स जब इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं, स्पॉटिफाई पे, कोई आपका गाना स्पॉटिफाई पर सुन के शायद हॉलीवुड प्रोड्यूसर का डायरेक्ट फ़ोन आ जाएगा, यार बॉस, या वो स्पॉटिफाई को कॉन्टैक्ट करेंगे कि यार हु इज़ दिस आर्टिस्ट, कैन यू गेट अस इन टच विद दिस आर्टिस्ट, वी वांट टू यूज़ हिज सॉन्ग इन आवर फिल्म, और वी वांट टू यूज़ हर सॉन्ग इन आवर हॉलीवुड फिल्म that's happening. So all the power is now with the artist. As I said कि फिल्म में भी यही हुआ था. अब इमेजिन करो कि वार्नर ब्रदर्स की एवेंजर्स रिलीज हो रही है, पहले वो 50,000 रीलें बनाते, 35 मिलीमीटर की, 2,500 फुट की एक रील का वज़न 80 किलो होता है, वो 2,500 रीलें पर सिनेमास तक पहुँचाते, ठीक है. और वो फिर 2,500 वो प्रोजेक्टर्स में चढ़ के प्ले होती हैं. अब एक फ़ाइल जाती है आपके डिजिटल प्रोजेक्टर के अंदर, वो आपको एक लाइसेंस देते हैं जो खुद ही एक्सपायर हो जाता है. लिटरली डिजिटल फाइल आपके प्रोजेक्टर के थ्रू स्क्रीन पे जा रही है. सो जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल था उसने जाना ही जाना था, प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव था. अब पाकिस्तान में पहले जब फिल्में आती थी लिटरली रील आती थी और उसके ऊपर कस्टम डिपार्टमेंट में फड्डा होता था, रील कितों आई है जी, ये रील कहाँ जा रही है, आपने इस रील पे ड्यूटी नहीं दी है, ये नहीं दिया. अब वो सारा डिजिटल डाउनलोड है, ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग है, आपका टिकटिंग सिस्टम उनको बता देता है डिस्ट्रीब्यूटर को कि जी 100 टिकट, इस शो के 100 टिकट बिके थे, इसके 22 बिके थे, उसके 50 बिके थे, इसके 60 बिके थे. सो इट्स अ वेरी the world of film and music distribution going digital is beneficial to every single person, from the shopkeeper to the distributor to the artist to the management to the promoter. Everyone is benefiting from it. की तो बेचारी की दुकान ही बंद हो गई. मगर शॉपकीपर ये बन गए ना, iTunes शॉपकीपर बन गया, गली गली में CD की दुकानें होती थी, तो बंद हो गए. That said, इस वक्त vinyl is rising like anything. The vinyl business is growing at no, it's growing. जिसके पास है record player, जिसको पसंद है सुनना, it's growing at more than 200% a year. It's crossed 10 billion a year. I mean, it's a massively. I can't even tell you. दुनिया भर में ना. अभी मुझे तहजीब फाउंडेशन ने मुझे कांटेक्ट किया कि यार हम अपनी तहजीब की जो कलेक्शन है उसका वाइनल्स बनाना चाह रहे हैं. Literally, I got in touch with some of the largest vinyl manufacturers in the world. They are booked for 2 years. उन्होंने कहा 2 साल बाद आपको वाइनल मिलेंगे. That's how fast it's growing. There's a French company who is just about to open 2 more factories in Asia. That's how fast vinyl is growing, because now people are not looking at it as a niche, they're looking at quality. Audio files. The audio files, like there are some people who want to hear better quality, so they will buy vinyl. क्यों होती है vinyl की बेहतर क्यों होती है? Because vinyl के ऊपर देखो, vinyl के ऊपर जो waves हैं वो in the form of grooves embed किए जाते हैं, तो obviously उसका जो low end और mid end होता है वो
इन्फिनिटली ज़्यादा क्लियर है। डिजिटल ऑडियो के अंदर जैसी भी फाइल है उसको कंप्रेस करके एक सर्टन मोल्ड में लाया जाता है और वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, सर्टन फ्रीक्वेंसीज उसकी हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं डिजिटल फाइल में आने के बाद। सो उसकी क्वालिटी हमेशा लो एंड और मिड एंड की थोड़ी सी कम होगी। सो जो ऑडियो फाइल लेवल लोग हैं हु आर नॉट, शायद हमारे पाकिस्तान में हैंडफुल हो, मगर पूरी दुनिया में अगर आप टोटल लगाओ तो टेंस ऑफ मिलियंस होंगे। सो इट्स नॉट अ स्मॉल मार्केट, इट्स अ मैसिव मार्केट। सो इसी तरह ओपन रील टेप भी वापस आती जा रही है। मे बी शायद रिटेल में ना आ रही हो, बट एटलीस्ट हमारे स्टूडियो प्रोसेस में आ गई। इवन वी हैव ओपन रील, वी हैव गॉट फाइनल प्लेयर्स। हम आहिस्ता आहिस्ता जो एनालॉग वाला प्रोसेस है इट्स रिटर्निंग टू नॉट ओनली रिटेल बट ऑल्सो द प्रोडक्शन साइड ऑफ थिंग्स के मास्टर जो बनता है वो जो टेप पे बनता है उसकी sonic quality is infinitely better as compared to digital master. तो अब ये जो डिजिटल वाइनल प्लेयर्स आ गए हैं जो छोटू छोटू से होते हैं, लिटरली एक शार्क टैंक पे प्रोडक्ट था कि वो वाइनल के ऊपर रख दो तो इट स्टार्ट प्लेइंग। Those are equally good, or do we need like an old school vinyl player? देखो, the head concept is the same. It's a needle that goes through the grooves and while touching the grooves it picks up the sound wave जो उसके अंदर embed हुआ होता है और उसको वो केबल के थ्रू एम्पलीफायर में जाएगा और उसको प्लेबैक करेगा। तो वो चाहे इतना सा है चाहे इतना बड़ा है, प्रिंसिपल उसका सेम ही है, ठीक है ना। ऑब्वियसली गाड़ियों की तरह सुजुकी सस्ती है, फरारी महंगी है। सो वो छोटे वाला जो है वो सस्ता होगा, बड़े वाला महंगा होगा, ये फ़र्क होगा। और ऑब्वियसली महंगी और सस्ती चीज़ में एक प्राइस डिफरेंशियल तो होता ही है। सो बट दैट सेड म्यूज़िक का अब तुम्हें सब कुछ बताया, अब म्यूज़िक का फ्यूचर देखो। इसमें आपने रेडियो हेड का जिक्र किया, इसमें रेडियो हेड को भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाएगा क्योंकि वो जब इन रेनबोज आई थी उन्होंने बोला ऐसी की तैसी रिकॉर्ड लेबल्स की हमारी वेबसाइट से ख़रीद लो और जो पैसे देने दे दो। And that's considered quite a revolutionary move. बहुत सारे बिल्कुल रेडियो हेड को क्रेडिट जाएगा, बहुत सारों को क्रेडिट जाएगा, बहुत सारे आर्टिस्ट को, बिकॉज बाहर के जो आपके सुपरस्टार लेवल आर्टिस्ट हैं, जैसे रेडियो हेड सुपरस्टार लेवल आर्टिस्ट है, ठीक है ना, स्टेडियम लेवल है वो, अरीना या क्लब लेवल नहीं है, वो स्टेडियम लेवल आर्टिस्ट है। अब वो टूर पे जा रहा होगा, टूर पे जाने से पहले वो एक एल्बम निकाल के फ्री में दे देगा अपने फैंस को। वो एल्बम सुनेंगे और उनका फिर दिल करेगा हम जाके टूर की टिकट्स खरीदें। तो वो पैसे बना रहे हैं एक्चुअल काम करने का। वो थॉम यॉर्क बोलता है कि यार मेरे लिए जो एक्चुअल काम है, ठीक है, कह रहा है कि स्टूडियो प्रोसेस और गाने लिखना, कह रहा है वो पैशन है, वो तो हम वैसे ही हर वक्त कर रहे होते हैं। हम हर वक्त बैठे कॉन्सर्ट, हाँ, कि वो क्या नाम है उसका, जॉनी ग्रीनवुड, उसका जो गिटार प्लेयर, वो कह रहा है हम हर वक्त बैठे गाने बना रहे हो। तो कह रहा है एक्चुअल जो काम है मेरे लिए वो है जब मैं टूर पे जाता हूँ, सुबह उठना है, तैयार होना है, स्टेट ऑफ माइंड में होना है, रात को कॉन्सर्ट बजाना है, फिर दोबारा पैकिंग करनी है, अगले शहर में जाना है, फिर सुबह उठना है, फिर कह रहा है वो मेरे लिए काम है, उससे मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। कहते हैं ये मेरा पैशन है, ये मैं लोगों से फ्री में शेयर करना चाहता हूँ। सो देख लो, एल्बम से मार्केटिंग हो गई, टूर के ऊपर अगर टूर सोल्ड आउट हो गया तो रेडियो हेड ने पैसे बना लिए। और टूर के लिए टिकट खरीदना तो सब पे जायज़ है ना, वो तो आप मुफ्त में नहीं कर सकते। चलो आप म्यूज़िक चोरी कर लो जाके, या चोरी करके सुन लो बगैर किसी दोस्त के स्पॉटिफाई अकाउंट से सुन लो, मगर कॉन्सर्ट पे जाने के लिए आप पैसे खर्च करो। Are you following the debate in the US? ये जो टिकट मास्टर और लाइव नेशन जो टिकटिंग एग्रीगेटर्स हैं उन पे बड़ा फड्डा चल रहा है कि यार ये सारे पैसे चोरी करते हैं, एज एन दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। देखो पर्ल जैम का एक फड्डा तो हो चुका है उनके साथ, बड़ा फेमस फड्डा, कि पर्ल जैम ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम टिकट मास्टर के थ्रू नहीं भेजेंगे, उनका टूर भी कैंसिल हुआ, बहुत कुछ हुआ। टिकट अभी भी एक फिजिकल चीज़ तो नहीं है, ई टिकट भी आता है, मगर वो एक एज, अब देखो वो ये जो टिकट बेचना और उसको ऑर्गेनाइज करने का जो भार है, एक वजनी बिजनेस है ना। आई मीन टिकट्स बेचना, उसको मॉनिटर करना, अब तो आईडीज भी चेक होते हैं आपके, सब कुछ, यू नो। सो वो शायद प्रोमोटर के लिए बहुत ज़्यादा है, बिकॉज प्रोमोटर पहले ही बहुत कुछ कर रहा है। प्रोमोटर वेन्यू बुक कर रहा है, उसका सिक्योरिटी कर रहा है, लॉजिस्टिक्स कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स का इंतज़ाम कर रहा है, स्टेज लगना है, साउंड, लाइट्स, मीन एक्सटेंसिव काम कर रहा होता है प्रोमोटर के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो टिकटें भी मॉनिटर करे, ठीक है। आर्टिस्ट खुद नहीं कर सकता, आर्टिस्ट खुद नहीं कर सकता। सो आई थिंक रीडेफिनेशन ऑफ कमीशंस में भी कि आई थिंक कमीशन से ज़्यादा अपसेल इज द प्रॉब्लम ना। ये जिस तरह की न्यूज़ आती है कि 10 सेकंड में सोल्ड आउट हो गया, दैट डजंट मीन कि अगर आपका 50,000 का था, इट मीन्स कि लोगों ने वो सॉफ्टवेयर डाले में कि 1000 टिकट ले लो, 5000 टिकट ले लो। ऑब्वियसली वो कैप करते हैं, इसके ऊपर दैट्स द इशू कि तुम्हारी टिकट अगर $35 की है और वो 350 की टिकट 500 पे बिक रही है, तो आर्टिस्ट को तो उतना ही 35 का जो था ओरिजिनल कट वही मिल रहा है। अपसेल पे चल रहा है ना सारा। What could be done is that maybe a discussion over the systemization of this, कि how will the system work,
कि हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई 1000 टिकट नहीं ले रहा, एक बंदा 1 टिकट ले या एक बंदा 2 टिकट्स ले सके। मुझे याद है जब फिजिकल टिकट्स मिलते थे, मैं कॉलेज में था, ग्रेटफुल डेड बहुत बड़ा टूरिंग एक्ट था अमेरिका में, तो ग्रेटफुल डेड के टिकट सेल पे जाते थे तो टिकट मास्टर जो होता था उसके बाहर एक 100 लोगों की लाइन, हाँ टेंट कैंप आउट किया हुआ है स्लीपिंग बैग में, मैं भी लगता था उस लाइन में जाके। तो उस टाइम पे सिर्फ 3 टिकट पर पर्सन फिजिकली आपको वो देते थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है फिजिकल टिकट सेल वाज ईजियर टू मॉनिटर। अगर मैं फैसल रफ़ी आया हूँ वहाँ पे तो मुझे उन्होंने पूछा आप कितने टिकट चाहिए, मैं कहूँ 5, उस जगह सॉरी हम आपको सिर्फ 3 दे सकते हैं। मगर ये काम आपका जब सॉफ्टवेयर कर रहा है तो उसके अंदर वो उसको ये इस सिस्टमाइजेशन को इन्फोर्स करने के लिए अमेरिका और यूरोप की बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो म्यूज़िक बिजनेस और म्यूजिशियंस की जो यूनियंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आई एम श्योर इसके ऊपर एक डिटेल्ड डिस्कशन इस वक्त चल रही होगी वहाँ पे, और वहाँ पे इस तरह की चीज़ें इंप्लीमेंट भी बहुत जल्दी होती हैं। सो जैसे राइटर्स का आपको फड्डा याद होगा, 2012-13 में राइटर्स का फड्डा हो गया था, ठीक है। सो सब कुछ रुक गया, गेम ऑफ थ्रोन्स, अब सब बैठे हुए थे, गो शिट टीवी इज गोइंग टू डाई, फिल्में मर जाएंगी, कुछ भी नहीं हुआ। यूनियन इतनी स्ट्रांग है उनकी कि उन्होंने अपनी लिस्ट ऑफ डिमांड्स बनाई, निगोशिएशंस हुए, लॉयर्स बैठे, अगले साल वो फड्डा खत्म हो गया, रिटर्न टू बिजनेस। इसमें भी यही होगा। सो अच्छा, अब फ्यूचर क्या है म्यूजिक बिजनेस का? यार हमारा पाकिस्तान के अंदर तो देखो, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है। डैनी के साथ तुम मिल चुके हो, केप मॉन्स बहुत अच्छा काम कर रही है, साइलेंट रोर एक कंपनी है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फॉर दैट मैटर एलिफ वाले भी लगे हुए हैं। तो बहुत सारी पाकिस्तान में कंपनीज़ हैं जिन्होंने इस डिजिटल स्पेस को के अंदर they've stepped in and they're doing good work। वो आर्टिस्ट को डायरेक्ट एक्सेस दे रहे हैं इन सारी चीज़ों का, आर्टिस्ट को आंसरेबल हैं, वो आर्टिस्ट में अपना टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो हमारी ओल्ड स्कूल कंपनीज थी, सदफ, EMI वगैरह, वो अब थिंग ऑफ द पास्ट हैं, ठीक है, बिकॉज उन्होंने एक्चुअली कोई म्यूज़िक नहीं डेवलप किया 20-20 साल 25-25 साल से। तो वो लाइब्रेरी से आप कुछ नहीं बना रहे। म्यूज़िक का फ्यूचर होता है जब आप नया म्यूज़िक बना रहे हो। सो ये सारी कंपनीज इन्वॉल्व हैं नया म्यूज़िक बनाने में। पाकिस्तान का म्यूज़िक फ्यूचर बहुत अच्छा है। सिर्फ एक चीज़ जो एड्रेस होने वाली है पाकिस्तान में, वो ये है कि पाकिस्तान में एक टूरिंग और परफॉर्मेंस, टिकट बेस्ड परफॉर्मेंस कल्चर को वापस कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, जो कि 80s-90s में बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है ना। कि अब बहरिया ऑडिटोरियम में जब जुनून में जाता था, हम सारे फोन कर रहे हो टिकट लेना है, स्नूपीज जा, ये कर वो कर। इस सिस्टम को वापस लेके आना है। कितना अच्छा होता है यार, उसकी आइसक्रीम कितनी अच्छी होती थी। और मोती वाला साहब वहाँ होते थे, वो एक एक करके, नहीं कितने टिकट चाहिए तुम्हें। वो जो उसने फिल्म में एक्टिंग भी की है ना उसने, जो उधर था यार अपना तारिक रोड पे वहीं बैठा हुआ था, स्नूपीज कहाँ वहीं बैठा हुआ था। सो उसको बीच में वो MQM वाले भी आए, तो उसको मारा दुकान तोड़ी टिकटों के पीछे, तो उसने गन रखना शुरू कर दी उसने। क्वाइट द कैरेक्टर, के पीछे ही रहता था। सो अब ये कि पाकिस्तान का म्यूज़िक डिजिटल राइट्स और क्रिएटिविटी के लिहाज से तो इस वक्त फ्लो कर रहा है। म्यूज़िक सुन लो, लाइक लियारी से भी निकल रहा है, गुजरांवाला से भी आ रहा है, कोयटा से भी आ रहा है। बाय द वे, वन ऑफ द वेरी लार्जेस्ट बेस्ट म्यूजिक स्टोर्स इन पाकिस्तान राइट नाउ इज इन कोयटा। इफ यू वांट टू बाय अ गिटार और अ बेस और समथिंग, इज ब्रिलियंट। मैं उसको फेसबुक पे देखा है, मैं परेशान हो गया कि कोयटा में। यहाँ पे तो अब तक वो ये बीटल्स ही है ना हमारे पास। हाँ, यहाँ बीटल्स है, यहाँ आयोन ऑडियो विजुअल है, वो जो प्रो चीज़ों के लिए, बट यहाँ पे बहुत कम है। बट इससे नज़र आ रहा है कि जो म्यूज़िक क्रिएशन का कल्चर है वो फुल टाइम ग्रो कर रहा है पाकिस्तान में, विच इज़ ग्रेट न्यूज़ फॉर द म्यूज़िक इंडस्ट्री। ये जो टूरिंग और टिकट बेस्ड कॉन्सर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि एक्चुअली सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से कम हुआ था, इसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो बिजनेस साइड से नहीं है। बिजनेस में कोई फ्लॉ नहीं है इसके अंदर। सिस्टम बहुत सिंपल है, टिकट लो, कॉन्सर्ट पे जाओ, टिकट के अंदर से जो पैसे मिलेंगे उनमें से कुछ पैसे वेन्यू के लिए, लाइटों शाइटों के लिए यूज़ होंगे, बाकी आर्टिस्ट की फीस निकलेगी, अल्लाह, ठीक है। सो और थोड़े पैसे जो है प्रमोटर बना लेगा। तो जब सिक्योरिटी सिचुएशन बुरी हुई तो क्या हुआ कि बिकॉज पेड कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे थे तो कॉर्पोरेट्स आ गए बीच में, उन्होंने जुनून को हायर कर लिया, अपने 100 एम्प्लॉइज़ को बिठा दिया, ठीक है, ये फैशन बन गया। फिर बेचारे जो आर्टिस्ट थे जो स्टेडियम्स और अरीनाज बजाते थे वो शादियों पे भी बजाने लग गए, बिकॉज ये सिस्टम जा रहा था। अब मैंने नोट किया कि कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक से स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक से इट्स स्टार्टेड, विच इज़ ग्रेट, ठीक है। डजेंट मैटर कि किस फॉर्म ऑफ म्यूजिक से चीज़ स्टार्ट हो रही है, बट इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक से ये स्टार्ट हुआ है और एक फैशन आ रहा है। लोग माइंड नहीं करते जब एक अच्छा सेट ऑफ डीजेस बजा रहा हो, तो एक
बॉय बेचारा जो स्कूल में पढ़ता है वो भी 4-5 हज़ार रुपए जमा करके ले लेगा टिकट। बहुत नीश है ना, दैट रेव कल्चर इज वेरी नीश। अब देखें जिस बट ये कि इससे पता चलता है कि ऑडियंस पे करने के लिए तैयार है, ठीक है। अब आप उसको लार्ज स्केल पे ले जाओ, देखो रेव पे आएंगे 1000 लोग, ठीक है ना। इसी को आप लार्ज स्केल पे ले जाओ कि जी आपका आर्ट्स काउंसिल के गार्डन में शो होगा, 5000 टिकट है आपके पास बेचने के लिए, फिर आप 1000 रुपए का टिकट भी बेच सकते हो। फॉर दैट मैटर आप उसको 500 रुपए के ऊपर भी लेके आ सकते हो। ये डैनी और मेरी बहुत डिबेट हुई थी इसी बारे में, वेयर आई वाज लाइक आर्टिस्ट कर क्यों नहीं रहे। इवन व्हेन आई वाज यंग 4-5 बैंड्स मिलते थे, पीएससी बुक करते थे, आ जाते थे 200 लोग, वो उनके बारे में भी आता था। आई थिंक उस टाइम हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन जो है ना ये इम्प्रूव कर रही है। इट्स आल्सो आई थिंक फाइनेंशियल नाउ, जिस तरह फॉर इंस्टेंस बारी है, एक पार्ट ऑफ इट है। वैसन बारी है, इज एन एस्टैब्लिश्ड म्यूजिशियन, ठीक है। साउंड्स ऑफ कराची ने बहुत कॉन्सर्ट्स किए, 5-5 हज़ार की टिकट पे भी सॉल्ट आर्ट्स के उनके इवेंट्स हुए। वो नहीं कर रहा लाइव शोज, वो अपने आर्ट्स काउंसिल में नौकरी करके पैसे कमा रहा है। उसके लिए भी somebody who's that established, who's done Coke Studio, who's toured the world, he also is not able to make money from concerts or do concerts every week, क्या every month भी नहीं कर सकता वो। देखो मैं उसी पे तुम्हें लेके जाता हूँ कि जैसे मैंने तुम्हें कहा मुझे एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट मिला, उसने पूछा कि कराची में क्यों नहीं हो रहा। तो वैसे ही हम दोनों ने डिस्कस किया कि क्या क्या करना पड़ेगा एक म्यूजिक फेस्टिवल कराने के लिए। गॉड, अगर मैं तुम्हें लिस्ट बताऊं ना, वो लिस्ट सुनने के बाद ना एक्चुअली एज एन आर्टिस्ट मेरा तो दिल ही ना करेगा ना करूं। 3 दिन का फेस्टिवल हो जाए, वो हर साल हो जाए। 3 दिन का फेस्टिवल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? बट वो दैट इज स्टिल इजियर। एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाओ, डीसी के पास जाओ, रेंजर से इजाजत लो, फिर ISI का शायद कोई इंटेलिजेंस वालों का कोई लेटर आ जाए कि बॉस ये क्या करने। आई मीन बाय द टाइम आपको इजाजत मिलेगी ना वो चीज़ करने की, आप एक्चुअली आपका दिल करेगा अपना इस प्रोसेस को ईजियर बना। जैसे गुड ओल्ड डेज में जिनकी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ डीसी का एनओसी चाहिए होता था। आप डीसी का एनओसी लेते थे और डीसी जो है वो एक्साइज ऑफिस में एक लेटर भेजते थे और एक्साइज वाले आपसे सिर्फ आके हिसाब लेते थे कि यार कितने टिकट बिके, उसके ऊपर 2-3% एक एक्साइज होता था। 2 लोगों से डील कर रहे हैं ना। अब कराची में शो करने के लिए एटलीस्ट 10 जगह पे आपको पैसे खिलाने पड़ेंगे, 50 लोगों से आपको कॉन्टैक्ट से फ़ोन करवाना पड़ेगा। वो चीज़ इतनी प्रोहिबिटिव है कि वो 4 बैंड मिलके जब सोचते हैं कि यार इससे गुजरना पड़ेगा हमें, द मनी इज नॉट वर्थ इट। स्टिल थिंकिंग बिग शोज। ऐसा लास्ट वीक आया हुआ था, हम लोग बैठे बात कर रहे थे फॉर अ स्मॉल शो, उसमें हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हमें ये नहीं चाहिए कि यार महीने में कॉर्पोरेट गिग आ जाए। एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन एंड हिम एज अ म्यूजिशियन, हमें अगर सस्टेन करना है, हमें चाहिए यार हर फ्राइडे कोई जगह हो जहाँ हम परफॉर्म कर रहे हो, और वो इस तरह होगा कि जगहें आपकी 15-20 हो। क्योंकि अगर 15-20 बैंड्स हैं लेट्स से कराची में, उनको हर फ्राइडे कहीं कहीं करना है, एक ही जगह तो नहीं कर सकते, या 15-20 स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, यू नीड 15-20 स्पॉट्स, क्लब्स वेयर दे आर परफॉर्मिंग। अब गोवा है, आपने सी वर्ड बोल दिया ना बीच में, क्लब्स। बाहर का क्लब कल्चर क्या है? जो म्यूजिक क्लब है वो एक्चुअली म्यूजिक क्लब नहीं है, वो एक पब है जहाँ पे एक स्टेज बना हुआ है और वहाँ पे 200-250 लोगों के बैठ के म्यूजिक देखने की जगह है, जहाँ वो बियर और शराब पीने आते हैं चिल करके वीकेंड के ऊपर, और वहाँ पे नए बैंड्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, छोटा भी परफॉर्म कर रहा है, बड़ा भी परफॉर्म कर रहा है। हमारे यहाँ एक खाली हॉल है जिसमें सीटें लगी हुई हैं, ठीक है। अगला वो टिकट दे के जा रहा है और वो सिर्फ म्यूजिक सुन सकता है और कुछ नहीं कर सकता वहाँ पे, बाकी उसको सारा सामान अपने साथ लेके जाना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं साउंड्स ऑफ कराची की बात करता हूँ, अब खाली ऑन एयर है, इससे आई होप कि तुम डीमोनेटाइज ना हो जाओ, बट मैं साउंड्स ऑफ कराची की जब लॉन्च हुई थी उनकी एल्बम की, मैं उस पर लॉन्च पे गया तो मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों बड़े खुश, हम रास्ते में वाइन शॉप पे रुके, हमने 6 बियर ली और हम एक बियर पीते हुए वहाँ पहुँचे, ठीक है ना। और वो बाहर PACC के गार्ड ने बोला कि नहीं आप ये बियर अंदर नहीं लेके जा सकते। तो हमने कहा तो इसको हम क्या करें? उसने कहा बाहर पी के अंदर चले जाएं। लिटरली हम 40 साल के बंदों ने जल्दी से बियर पी, कैन फेंके और फिर अंदर। ये मुझे एडिट करके दे देना, सिर्फ हम 40 साल के 2 लोग घोड़ बस ये पार्ट चाहिए मुझे। ये सो आई मीन एक ये स्टार्ट में लगना चाहिए। यहाँ पे आपको खाली हमारा जिसको आप बोलते हैं ना म्यूजिक क्लब कल्चर, इंग्लैंड में सबसे बड़ा है। Largest club culture of music revolves around England, Manchester, Liverpool, these places where all these new bands come from. There are dedicated वहाँ पे pubs और clubs हैं, ठीक है, जहाँ पे
मंडे नाइट को कुछ और, मंडे नाइट को ट्यूसडे नाइट को इलेक्ट्रॉनिका होता है, ट्यूसडे और वेंसडे नाइट को जैज़ होता है, ओवर द वीकेंड्स पॉप और रॉक म्यूज़िक होता है. छोटे छोटे वेन्यूज़ होते हैं 250, 300, 400 लोगों वाले, और ये बहुत सारे हैं. यहाँ से आपका लाइव म्यूज़िक कल्चर डेवलप हो रहा होता है. इंडिया में मैं लास्ट बॉम्बे गया हूँ, तो खैर मुझे बॉम्बे गए 2012 में मैं गया हूँ लास्ट. 10-11 साल तो मुझे बॉम्बे गए हुए हो गए. वहाँ पे भी ब्लू फ्रॉग, ये वो, जैज़ ऑन द बे, लाइक तो मैं 2-3 नाम ले रहा हूँ. मैं हफ्ते के लिए गया था, मैं एक हफ्ते में मैं सिर्फ 3-4 जगहों पे जा सका. बॉम्बे में भी डजन्स ऑफ वेन्यूज़ हैं जहाँ पे हर किस्म का लाइव म्यूज़िक परफॉर्म हो रहा है. आप सिर्फ जाके उनका कैलेंडर चेक करो, ओ ट्यूसडे को आई एम गोना गो एंड सी यू नो कार्ल रॉजर्स प्ले और व्हाटएवर. सो वहाँ पे एक वाइब और एक कल्चर है. खाली वेन्यू से कुछ नहीं होगा. खाली वेन्यू से कुछ नहीं होगा. वेन्यू क्या है? एक होता था हमारा बड़ा अच्छा वेन्यू था आर्ट्स काउंसिल में, तुम्हें याद हो शायद, कोकोनट ग्रोव रेस्टोरेंट. ठीक है, वो बिकॉज आर्ट्स काउंसिल के बिल्कुल साथ था. कोकोनट ग्रोव एक रेस्टोरेंट खोला था किसी ने, ब्यूटीफुल इटालियन फूड ये वो, और पिछला गेट इनटू आर्ट्स काउंसिल खुलता था. उस रेस्टोरेंट के वहाँ होने की वजह से इतने ज़बरदस्त गिग्स हुए हैं आर्ट्स काउंसिल पे. आमिर ज़की ने बजाया, अली अजमत, जुनून, सब ने वहाँ पे परफॉर्म किया, सिर्फ रेस्टोरेंट की वजह से. बिकॉज खाली गिग के लिए नहीं आप जा रहे थे, आप खाना खाते थे, शायद आप छुप के कुछ पी के जा रहे हो, व्हाटएवर. एक खाली रेस्टोरेंट की वजह से इतना फ़र्क पड़ा कि आर्ट्स काउंसिल में कहते हैं रौनक लग गई कोकोनट ग्रोव. फिर वो इवेंचुअली कोई गवर्नमेंट के साहब आए, उन्होंने कहा बंद करो, मुझे चाहिए. उन्होंने खुद चलाने की कोशिश की, कोकोनट ग्रोव की, वो ठप हो गया, बंद हो गया. सो एक वैल्यू एडेड जो वेन्यूज़ हैं उनकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ सकता है. आई एग्री विद यू 100%. न्यूयॉर्क में मैकडूगल स्ट्रीट है, आप रात शुरू करें, पहले पार्टी करें, फिर कोने पे भूल गया उसका नाम, ब्लैक सोल एक्सपीरियंस नाम का एक बैंड बजा रहा होता था. सो गुड, सो गुड. फिर जब आप थक गए 2-3 बजे, पीछे जाएं, नीचे जैज़ बज रहा होता था. दैट्स हाउ यू शुड एंड. मायामी में जहाँ मैं पढ़ा वहाँ पे सनराइज थिएटर था. सनराइज थिएटर के साथ लाइन से छोटे छोटे वेन्यूज़ थे. सनराइज तो बड़ा था, वहाँ पे तकरीबन को 1000-1200 लोग आ जाते थे. उसका लाइन से छोटे छोटे बार्स और क्लब्स थे जहाँ पे स्टेजेस बने हुए थे. कोई बाहर बजा रहा है, कोई इंडोर्स बजा रहा है. सेम न्यू ऑर्लिन्स में बर्बन स्ट्रीट पे टिपिटीनाज है. टिपिटीनाज के इर्द गिर्द हंड्रेड्स ऑफ अदर सड़क पे बजा रहे होते हैं न्यू ऑर्लिन्स में. तो इवन इफ यू आर वॉकिंग इन द फ्रेंच क्वार्टर्स, सड़क पे देखो, सड़क पे तो हमारे भी बजा रहा होता है, मगर हमारे यहाँ एक बड़ा और जिसके बारे में मैं बात नहीं भी करना चाह रहा था, मगर सिंस हम ये डिस्कस कर रहे हैं, हमारे यहाँ एक बहुत घटिया परसेप्शन है म्यूज़िक के बारे में. एक कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, मरासी, कंजर. ठीक है, अब आपका जो मरासी और कंजर है वो आपके जो सक्सेसफुल वाले हैं वो आपके मल्टीनेशनल के सीईओ से 10 गुना ज़्यादा पैसे बना रहे हैं और उससे 10 गुना बेहतर लाइफस्टाइल लिव कर रहे हैं. तो ये जो एक, जबकि लव्स पेजोरेटिव है भी नहीं, मिरासी जस्ट मींस कि जिसकी वो, हाँ नहीं, इनको हमने घटिया बना दिया ना वर्ड्स को. हमने कॉन्टेक्स्ट में उनको घटिया बना दिया है कि हम जिस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज़ करते हैं. मैं अपना बता दूँ, मैं अपना बता दूँ, हाँ, कि मेरी अम्मा जो है वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी, मेरे अब्बा जो हैं वो एक ओल्ड स्कूल पुलिस वाले. जब मैंने कॉलेज से आके बोला कि यार मैं तो म्यूज़िक प्रोडक्शन करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पूरे ख़ानदान ने भी मुझे यही बोला कि ये क्या कंजरों वाला, मरासियों वाला काम करने जा रहे हो. आई मीन सब ने मुझे पुट डाउन किया. आई वाज लकी कि मेरा बाप जो है वो बहुत एक इमेंसिपेटेड, खुले दिमाग का इंसान, तो उसने मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ में. वरना तो अगर मैं ख़ानदान की सुनता, उन्होंने तो मुझे वो रिजेक्ट कर दिया था कि तुम एक रिजेक्टेड माल हो, इसको निकाल दो ख़ानदान से. सो ये आपका एक बहुत बड़ा परसेप्शन था. अब जाके अब जाके आपके माँ बाप जो हैं, पढ़े लिखे शहरों में रहने वाले माँ बाप जो है, उनका बच्चा जब उनको बोलता है यार मैंने म्यूज़िक करियर में जाना है, तो उसको थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं, बिकॉज उनको सक्सेस स्टोरीज नज़र आ रही हैं कि यार कुछ लोग हैं जो यार बेचारा गुलशन इकबाल के छोटे से घर से शुरू हुआ और इतना बड़ा प्रोड्यूसर बन गया, या फलाना जो है वो लाहौर में बेचारा हीरा मंडी में तबला बजा के वो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन गया. सो अब वो स्टोरीज़ हैं, तो अब वो म्यूज़िक एज अ करियर भी एक वायबल ऑप्शन है. आई मीन अब से कुछ साल पहले तक नहीं था, लेट्स बी ऑनेस्ट. ठीक है ना. आई मीन जो फॉर एग्जांपल जुनून और वाइटल साइंस तो एक अनोमलीज हैं. उस टाइम के जो बाकी म्यूजिशियन का किसी ने नाम भी सुना है आज तक? नहीं. वो बेचारे आए 500 रुपये 1000 रुपये में गिग बजाए, 2-4 पीसी में, और उसके बाद रिटायर होकर गायब हो गए. अब एक्चुअली वो एक वायबल करियर है. रोहेल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका. रोहेल भी मिलिट्री फैमिली बैकग्राउंड, उसके भी घर वाले सारे फ्रीक आउट हो गए, ओ तुम म्यूज़िक करोगे, ये क्या घटिया काम, ये वो. अब रोहेल को देखो, वाइटल साइंस को छोड़ने के 20 साल बाद ऑलमोस्ट ही रोज एज अ
टेलीविजन बेस्ड म्यूजिक प्रोड्यूसर, और उसने एक करियर बना के लोगों को दिखाया कि एज अ प्रोड्यूसर आप यू कैन बी वेरी रिच एंड यू कैन बी वेरी इन्फ्लुएंशियल. सो म्यूजिक अब इज a very viable career. So people who are coming into music right now are coming into a career that is a very, जिसमें वायबिलिटी की परसेंटेज बहुत बढ़ चुकी है. ठीक है ना, वो बिल्कुल जीरो नहीं है. आई मीन जिस टाइम पे मैं आया था लेट 90s में, मैं तो अगर फेल हो जाता उस टाइम पे तो मैं भी शायद चाय वाला पे काम कर रहा होता. ठीक है ना, मगर हम कुछ लकी रह गए. मेरे टीचर्स अच्छे थे, रोहेल था, शाही था, जिनके थ्रू मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सीखी, और रोहेल ने मुझे अपनी कंपनी में चांस दिया. ही मेड मी द डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शंस एट पिरामिड. वहाँ से आई लर्नड अ लॉट. पिरामिड ने मुझे बहुत सारा ट्रैवल कराया पूरी दुनिया में. मैं स्पेन गया, पोर्चुगल, इटली, इंग्लैंड, बहुत एक्सपोजर मिला, जिसकी वजह से आज आई एम डूइंग, मैं ये कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ. ठीक है, मगर अब वो चांस बहुत बढ़ चुका है. अगर आप अब म्यूज़िक में आते हो, एक तो आपका फ्यूचर आपके अपने हाथ में है. प्रोडक्शन साइड पे कोई आना चाहे तो हम तो नहीं पढ़ाते ना, पाकिस्तान में तो नहीं पढ़ाते. नहीं, पाकिस्तान में नहीं पढ़ा रहे, बल्कि इनफैक्ट मैंने डिले किया हुआ है. मैं पता नहीं क्यों नहीं फ़ोन कर रहा वापस, मगर मुझे 2-3 मरतबा इंडस वैली वालों ने बुलाया है टू डिस्कस दिस वेरी पॉसिबिलिटी. बिकॉज मैं पिछले कई साल से मैंने बहुत सारे लेक्चर्स, वर्कशॉप्स और क्लासेस दिए हैं, बट नथिंग जो कि ग्रेजुएट स्टडी लेवल पे आए. तो मेरी एक कराची यूनिवर्सिटी में भी डिस्कशन हो चुकी है, मेरी ज़ैबेस्ट वालों से भी हुई है, और अब मेरी बहुत पॉजिटिव डिस्कशन चल रही है इंडस वैली वालों के साथ, वेयर आई एम ट्राइंग टू कन्विंस देम कि यार अब टाइम आ गया है कि खाली एक वो एंटरटेनमेंट मीडिया का एक जनरलाइज कोर्स ना हो. यानी आप म्यूज़िक प्रोडक्शन, म्यूज़िक एंड ऑडियो प्रोडक्शन को अलग करें, वीडियो प्रोडक्शन को अलग करें, फिर म्यूज़िक प्रोडक्शन के विद इन आप लेके आएँ प्रोडक्शन, मार्केटिंग, बिजनेस साइड, परफॉर्मेंस. ठीक है, और वीडियो प्रोडक्शन के अंदर आप लेके आएँ सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्टिंग, एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन. सो द टाइम हैज़ अराइव नाउ. दीज बिजनेसेस आर ह्यूज. मौला जट ने लेवल का बिजनेस किया है पाकिस्तान में. अब बहुत सारे उनको देख के अच्छी न्यूज़ ये है कि बहुत सारे बड़े प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स एक्चुअली बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जो उससे भी शायद बड़े हों. इंशाल्लाह दे I hope the next films that come out are even 10 times bigger than this, because it will encourage a lot going on. जो लोग सुन रहे हैं, अगर वो म्यूजिक प्रोडक्शन करना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो कहीं नहीं सीख सकते, क्या करें? जो म्यूजिक प्रोडक्शन जो है अभी तक तो पाकिस्तान में आप ऑफिशियली कहीं नहीं सीख सकते, मगर नेपा में आर्ट्स काउंसिल और इंडस वैली में मॉड्यूल्स हैं उनके, जिनके अंदर आपको थोड़ा सा प्रोडक्शन, थोड़ा सा म्यूज़िक बिजनेस के बारे में, थोड़ा सा साउंड फॉर फिल्म वगैरह के बारे में पढ़ाते हैं. मगर होप ये है कि इंडस वैली या कराची यूनिवर्सिटी किसी के साथ मिल के हम 4-5 सीनियर प्रोड्यूसर्स और आर्टिस्ट जो है, मे बी अगर कोई चीज़ अभी स्टार्ट हो जाती है, देन कुछ साल बाद वो एक प्रॉपर शायद पहले वो एक एसोसिएट डिग्री बने, और शायद फिर उसके बाद वो प्रॉपर एक डिग्री बने. मगर एक स्टार्ट कहीं से लेना ज़रूरी है, तो मैं कोशिश बहुत कर रहा हूँ. आप लेते हैं, इंटर्न्स लेते हैं? इंटर्न लेते हैं आप? बस अभी हम स्टूडियो पे हमने इस साल डिसाइड, बिकॉज हम एक पाकिस्तान म्यूज़िक आर्काइव पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. पाकिस्तान में कोई नेशनल म्यूज़िक आर्काइव नहीं है, तो सिंध एंडाउमेंट फंड ट्रस्ट इज़ हेल्पिंग अस अ लॉट कि यार तुम पहले सिंध का म्यूज़िक आर्काइव बना लो, फिर हम शायद उस मॉडल को लेके उसको बलूचिस्तान, KP, GB वगैरह सब पे अप्लाई कर सकें. सो यस, इस साल जब हम वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो हम बहुत सारे इंटर्न्स को ऑन बोर्ड लेंगे, बिकॉज वो प्रोजेक्ट इसलिए इंटरेस्टिंग होगा इंटर्न्स लेने के लिए कि बिकॉज उसकी एक बहुत डीप एनालॉग साइड भी है, उसकी एक बहुत डीप डिजिटल साइड भी है, तो दे विल गेट एक्सपोजर टू बोथ दो साइड्स ऑफ द म्यूजिक प्रोडक्शन साइड ऑफ थिंग्स. सो यस, देयर आर अपॉर्चुनिटीज टू लर्न. स्वीट. इतना ज़्यादा हमारा म्यूजिक है, आई थिंक हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि पढ़ा हुआ है बस. हाँ, बहुत सारा म्यूज़िक पढ़ा हुआ है हमारा, बहुत सारा म्यूज़िक लाइब्रेरीज़ में पढ़ा हुआ है, जिसके ऊपर सांप की तरह रिकॉर्ड कंपनीज भी बैठी हुई हैं. बट अच्छी चीज़ ये है कि इवन वो रिकॉर्ड कंपनीज भी रियलाइज़ कर रही हैं कि म्यूज़िक के पड़े रहने से कुछ नहीं होगा. सो अपनी अपनी लाइब्रेरीज़ को आप डिजिटाइज़ करें, उनको ऑनलाइन डालें, उनको यूट्यूब पे लेके आएँ. जैसे EMI है फॉर एग्जांपल, अब वो आई नो दैट देयर इन द प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजिंग द लाइब्रेरी, विच इज़ ग्रेट, बिकॉज उनके पास जो 60-70 हज़ार गाने वो एक्चुअली यूट्यूब पर होने चाहिए. एवरी टाइम कोई यूट्यूब पर आके वो गाना सुनेगा, उनको भी पैसे मिलेंगे. आई होप कि आर्टिस्ट को भी पैसे मिलेंगे. आई होप आई एम होपिंग कि जब उनका टर्नओवर बढ़ेगा तो टर्नओवर बढ़ता है, दिल भी बढ़ता है, शायद वो आर्टिस्ट तक चला जाए, मगर एटलीस्ट अवेलेबल तो होगा ना. आई मीन EMI के पास हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, उनके पास पठान खान और इन लोगों की ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं, जाहिदा परवीन वगैरह की, जो कि किसी ने नहीं सुनी होंगी. ठीक है ना, एंड लाइक वो रेयर है, सो एक्सपोजर मिलेगा उसको. अच्छा, ये जो आप मार्केट फॉर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अब जो ये टिकटॉक, रील्स, शॉर्ट्स वाला ज़माना आ रहा है, वेयर म्यूज़िक इज़ फ्रीली यूज्ड
एज अपोज टू स्पॉटिफाई या यूट्यूब पे अगर आप किसी का म्यूजिक डालें तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है. बट टिकटॉक रील्स पे तो बड़ा खुला खाता चल रहा है. इज दैट गुड और बैड? देखो, खुला खाता तो सारे पेयर टू पेयर में भी चल रहा था स्पॉटिफाई के आने तक. वो डिजिटल दुनिया बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना. इवेंचुअली उसके अंदर भी राइट्स आ जाएंगे. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. इजंट इट गुड अगर वो 15-30 सेकंड किसी का म्यूजिक चल रहा है? आई थिंक 1 सेकंड भी आपको किसी का नहीं यूज करना चाहिए, बिकॉज मैं तो बिजनेस में हूँ. अगर आप जिस तरह बात करें, अभी कैफी खलील है जो एक मेगा स्टार बन गया कहानी सुनो से. A lot of the push for Kahani Suno came from TikTok and TikTok reels that people made from that song. So isn't that great for Kafi as well? It is, but I'd rather that Kafi did make something from that, because the people on TikTok, जो स्पेशली आपके बड़े यूजर्स हैं जिनको मिलियंस ऑफ हिट्स मिल रही हैं, वो तो पैसे बना रहे हैं ना. तो वो पैसे Kafi से क्यों नहीं शेयर हो रहे हैं? नहीं, वो मेगा स्टार्स बना रहे हैं, बट अगर कोई बच्चा सच्चा बैठा हुआ है और वो रील बना रहे हैं, तो अगर वो बच्चे की वो म्यूजिक की वजह से रील हिट हो जाती है. लेट्स पुट इट दिस वे, अगर नॉन कॉपीराइट म्यूजिक होता सिर्फ टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स पर, कोई नहीं बनाता इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक. I mean, how would you make जो इंस्टाग्राम वाले कॉपीराइटेड म्यूजिक यूज कर रहे हैं, वो कॉपीराइट होल्डर तक कुछ ना कुछ जा रहा है उनकी तरफ से. इंस्टा की तरफ से जा रहा है, बट आई थिंक टिकटॉक की तरफ से नहीं जा रहा. टिकटॉक भी इस सिस्टम में आ जाएगा इवेंचुअली. देखो, बर्न कन्वेंशन के जो अपडेट्स हैं, जो आपका वर्ल्ड वाइड म्यूजिक कॉपीराइट सिस्टम है, उसके अंदर ऑब्वियसली डिजिटल मिलेनियम एक्ट अमेरिका का जो है उसके अंदर से कंपोनेंट्स आ रहे हैं. तो ये चीज़ें, दीज थिंग्स टेक टाइम, बिकॉज ये इनकी वर्ल्ड वाइड इम्प्लीमेंटेशन होती है. बिकॉज इंटरनेट कोई किसी एक मुल्क का नहीं है. ये नहीं कह सकते यार पाकिस्तान इंटरनेट लॉ लगाना है अपने मुल्क में, नहीं, पूरी दुनिया को लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट तो हर जगह से एक्सेसिबल है. सो अब जो डिजिटल मिलेनियम एक्ट है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मुल्कों में इनकॉर्पोरेट हो रही हैं. और जो आपके जो लेस डेवलप्ड मुल्क हैं दुनिया में, पाकिस्तान जिनमें से एक है, उनके अंदर भी एक रियलाइजेशन है कि यस, कॉपीराइट ओनरशिप और ट्रेडमार्क की एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है. अगर आपके लोकल पाकिस्तान में अगर फॉर एग्जांपल शहजाद बैठा है और उसके पास भी 50 गानों के राइट्स हैं, और वो राइट्स जब अमेरिका में चलते हैं, वो पूरी दुनिया में गाने चलते हैं, तो उसको $10 मिलियन पाकिस्तान के अंदर आता है, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट वांट्स दैट ना. सो आई थिंक ये आहिस्ता करके चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी. वो भी जो डोंट यू थिंक आर्टिस्ट के पास होना चाहिए, बिकॉज अब आतिफ असलम है, वो कॉन्सर्ट्स पे नहीं गाता अपने टी सीरीज के गाने, बिकॉज राइट्स टी सीरीज के पास हैं. बिकॉज इसमें अब आतिफ असलम की वीक मैनेजमेंट की शायद गलती हो, बिकॉज आपको अपने परफॉर्मेंस राइट्स कभी किसी को नहीं देने चाहिए. आपको सिर्फ मैकेनिकल और सिंक्रोनाइजेशन राइट्स देने चाहिए अपनी रिकॉर्ड कंपनी को. इसके बारे में एजुकेशन भी कम है. देखो ना, जैसे मैंने कहा कि म्यूजिक बिजनेस का एक मॉड्यूल हो अगर म्यूजिक स्टडीज़ के अंदर, तो म्यूजिक बिजनेस में ये चीज़ कवर्ड होगी कि डिजिटल राइट्स हैं क्या, कॉम्पोजिशनल राइट क्या होता है, मास्टर कॉपी राइट क्या होता है, मैकेनिकल राइट क्या होता है, कॉपीइंग राइट क्या होता है, सिंक लाइसेंस क्या होता है, परफॉर्मेंस राइट्स क्या होते हैं. इन चीज़ों की नॉलेज. अब आतिफ ने ये गाने उस टाइम पे किए थे, आई मीन एक ज़माने में उसका भाई भी उसका मैनेजर होता था, और आतिफ बहुत यंग था. उसे बहुत सारे लोगों ने कैश दे के गाने गिलवाए और साइन करा लिया, अंगूठा लगवा लिया पेपर पे, व्हाटएवर. तो उसने शायद पढ़ा भी ना हो. जब आपके सामने अगर वो जो है वो टी सीरीज़ का मालिक रख दे के आए, करोड़ रुपये तुम्हें दे रहा हूँ, 10 गाने गा दो, ठीक है, आप तो करोड़ रुपया लोगे, 10 गाने गा दोगे बगैर सोचे कि आपने क्या किया. तो थोड़ा सा पेपर वर्क पे ध्यान. परफॉर्मेंस राइट्स हमेशा आर्टिस्ट को अपने पास रखने चाहिए, बिकॉज वो गाना आर्टिस्ट ने परफॉर्म करना है. अब स्टिंग अगर जाके मैसेज इन अ बॉटल गा रहा है अपने हर कॉन्सर्ट पे, उसको वार्नर ब्रदर्स को कुछ नहीं देना. वो बिकॉज उनका कोई मैनेजर होगा, माइल्स कोपलैंड मैनेजर होता था उनका, बड़ा फेमस पुलिस का. उसने एक देखा, उसने कहा ना, रिमूव द परफॉर्मेंस राइट क्लॉज फ्रॉम दिस. परफॉर्मेंस राइट्स आर्टिस्ट को अपने पास रखने चाहिए. अगर कोई आर्टिस्ट ये पॉडकास्ट सुन रहा है, मैं उनको रीइटरेट करूँगा कि आप अपने मैकेनिकल, सिंक और कॉपीइंग राइट्स जो हैं, लाइसेंसिंग जो होती है, म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स आप बिल्कुल दें डिजिटल कंपनी या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को. अपने परफॉर्मेंस राइट्स आप किसी को ना दें, बिकॉज उस गाने को परफॉर्म करने का राइट अगर किसी के पास है तो वो आपके पास है, बिकॉज आपने वो गाना बनाया है. सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं यंग म्यूजिशियंस को. ये आई होप कि इनमें से ना कोई कराची यूनिवर्सिटी, ज़ैबिस वगैरह में से कोई एक बहुत बेसिक कोर्स स्टार्ट कर दे म्यूज़िक बिजनेस का सिर्फ, तो उसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी. ये जो कवर्स होते हैं उसके भी बाहर तो राइट साइड देने पड़ते हैं, आप कवर शवर्स भी नहीं कर सकते यार. उनकी एक बहुत छोटी सी परफॉर्मेंस रॉयल्टी होती है. फॉर एग्जांपल एक पब है जो कि लंदन के बहुत मशहूर एरिया में है, उससे वहाँ की जो परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटीज़ होती हैं, आई मीन दुनिया में PRS है, बहुत सारी परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी हैं दुनिया में. अमेरिकन PRS है, UK बेस्ड है, इंडिया बेस्ड है. सो वो गैदर करती हैं कि कौन सा गाना कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, और उसकी बड़ी एक मिनिमम सी रॉयल्टी कैलकुलेट होकर सारे राइट्स होल्डर्स के पास ऑटोमेटिक डिजिटल सिस्टम है जारी होती है. तो अगर आपका ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे किसी बहुत फेमस एरिया में पब है, 1000 बंदे का वेन्यू है आपके पास, तो आप एक बड़ी मिनिमलिस्टिक किस्म की ना एक फ़ी दे रहे होते हैं.
PRS को या परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी को, जो कि वो डिवाइड करके बहुत सारे आर्टिस्ट में दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल कोई नया बैंड आया, उन्होंने वंडरवॉल बजा दिया, या किसी ने लेड ज़ेपलिन का गाना बजा दिया, तो ऐसे लेड ज़ेपलिन को नहीं आपने पैसे देने, आपने परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी को एक बड़ी मिनिमम सी फी देनी होती है। यहाँ पे जो ये कवर करके लोग यूट्यूब पे डालते हैं उसका तो कुछ नहीं है ना, ऐसी नहीं, वो आप उसको मोनेटाइज एक तो नहीं कर सकते, ठीक है, और आपको क्रेडिट देना होता है, स्पेसिफिकली लिखा होना चाहिए आपके टाइटल के अंदर कि ये उसका कवर वर्जन है, कवर वर्जन ऑफ अ टूल सॉन्ग रिटन बाय डैनी कैरी एंड Tom Jones or whatever. It just needs to be written there. So whatever money is generated through that or through advertising will go to them automatically. So YouTube has a very good system. ठीक है ना, YouTube का सिस्टम बहुत ज़्यादा established system है, always owned by Google. तो Google are the G and God of the internet. So Google का बहुत तो अच्छा established system है. लोकल भी यही होता है, अगर कोई कैफी खलील का गाना करे, या अब तक इतने राइट्स नहीं हुए, अगर कोई आई थिंक टियर बेस्ड गूगल वाले आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी दुनिया में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अमेरिका में और यूके वगैरह में तो बहुत हार्ड कोर इम्प्लीमेंटेड है। नहीं, गूगल वाले आ रहे हैं, गूगल वाले टियर बेस्ड करे। आई एम श्योर कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड मार्केट्स में पहले किया होगा, विच इज़ USA, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। फिर इंडिया में डेफिनेटली हो रहा है। आप इंडिया का कोई गाना उठा के अगर डाल दो, डज करके आपके ऊपर वो एक नोटिस आ जाता है, गूगल की तरफ से ब्लॉकेज आ जाती है। सो यस, सिस्टम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, टियर बेस्ड होगा। पहले वो उन मार्केट्स में करेंगे जहाँ पे रेवेन्यू स्ट्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, फिर वो उन मार्केट्स में करेंगे जहाँ रेवेन्यू स्ट्रीम उससे छोटे हैं। सो म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डिस्कस होगी। मैं टाइम इसलिए भी देख रहा हूँ क्योंकि जब हमने वकास वाली पॉडकास्ट डाली तो आपका एक ट्वीट आया कि अगर लियारी गैंग वॉर की बात करनी थी तो मुझे बुलाना था ना, जो गैंग वॉर स्टूडियो चला है। तो आपकी क्या राय है? ओके, मैं आपको बता सकता हूँ। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ कुछ इंडियन और पाकिस्तानी कॉलीग्स के साथ। हम एक वेब सीरीज़ डेवलप कर रहे हैं। उस वेब सीरीज़ का नाम है लियारी बाईपास। सो वो वेब सीरीज़ एक्चुअल जो गैंग वॉर है उसके बारे में है। सो ये आइडिया आया था दिमाग में 2005-06 में, जब मैं आपको पता है मैं फ़ुटबॉल भी खेलता हूँ। तो एक KMC वेटरन्स और कराची KESC वेटरन्स के बीच में मैच था। तो आई वाज इन द KMC वेटरन्स। तो उस मैच में मैं रहमान बलोच से मिला था। सो रहमान से मेरी बातें शातें की, ये उसको रहमान डकैत, उसको खान भाई बोलते थे वो लोग। सो काफ़ी सारी बातें की। तो मुझे याद है कि मेरे अब्बा मुझे बताते होते थे काला नाग होता था और डाडल बलोच था। एक बड़ी खूबसूरत वो गैंगस्टर रोमांटिक / वायलेंट स्टोरी थी 50-60s की, कि उसने उसको ये कहा और ये लड़ाई हो गई। और सो मैंने वो सरसरी बातें की कुछ रहमान के साथ। तो उसने मुझे बड़े इंटरेस्टिंग किस्से सुनाए अपने वालिद के और काला नाग और हाजी लालू और इन सब के बारे में, और मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग चीज़ थी। तो फिर मैं उसके बाद मैंने एक आध मरतबा आई गॉट इन टच विद हिम एंड उसके बाद आई बिलीव कि 2008 या 2009 में ही वाज किल्ड, सो कॉल्ड बाय द पुलिस और व्हाटएवर। सो फिर जब लियारी गैंग वॉर अपनी हाइट पे थी तो मैं और मेरा एक दोस्त है, अब नाइजल, ही लिव्स इन न्यूयॉर्क नाउ, नाइजल जेवियर, ही इज़ अ प्रोड्यूसर। मैंने और नाइजल जेवियर ने एक स्टोरी लिखना शुरू की बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट, लियारी बाईपास की स्टोरी। और फिर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है ज़ेब, जो कि कराची इलेक्ट्रिक की स्पोर्ट्स डिवीज़न चलाता होता था। तो उसके बड़े डीप कनेक्शन थे फुटबॉलर्स और इन सब के साथ लियारी में। तो उसने मुझे बहुत सारे लियारी के लोगों के साथ इंट्रोड्यूस किया। तो 2011 और 2014 के बीच में मैंने thousands of hours गुजारे, जिनके अंदर मैं हाजी लालू, अरशद पप्पू, उज़ैर बलोच, बाबा लाडला, शिराज, इन सब के अब ये सब मर चुके हैं। इनमें से एक उज़ैर के अलावा कोई भी ज़िंदा नहीं है। इनके साथ मैं अपना वो रिकॉर्डर लेके जाता था और डिटेल में फैंटेसी से लेके एक्चुअल फैक्ट तक मैंने इनकी सारी स्टोरी सुनी है और एक्चुअल फैक्चुअल लाइन निकाली है स्टोरी की। और वो इतनी वेहेमेंटली खूबसूरत स्टोरी है, ठीक है ना, फिल्ड विद लॉट ऑफ वायलेंस एंड फनी थिंग्स और बहुत चीज़ें हैं उसके अंदर। तो वो पूरी की पूरी मैंने एक स्टोरी निकाली। और फिर 2015 में आइडिया ये था, पहले फ़िल्म बनाने का आइडिया था। तो हम जब फाइनेंसर्स के पास गए तो लियारी गैंग वॉर का सुन के सब वैसे ही ठुस हो जाते थे कि नहीं, इस पे फिल्म बनाएंगे, हमें पीपल्स पार्टी वाले मार देंगे, ये होगा वो होगा। तो ओवर द ईयर्स एक बहुत अच्छा दोस्त मिला मुझे, अ फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड इंडिया में, फैसल मलिक, जो कि अनुराग कश्यप और इन सब के साथ काम भी कर चुका है।
ही इज़ अ एक्टर स्लैश प्रोड्यूसर, हिज नेम इज़ ऑल्सो फैसल, वो इंडिया बेस्ड है, तो उसने हेल्प की हमारी कि यार नहीं, ये इसको मूवी नहीं बनाओ, इसको एक वेब सीरीज़ की तरह डेवलप करते हैं, और इसको वेब सीरीज़ इसलिए नहीं डेवलप करते कि कल पैसे मिल जाएं और हम उठ के बना लें, इसको आराम से 8-10 साल लगे रहेंगे, और एक टाइम आएगा जब हमारे पास इनफ रिसोर्सेज और स्ट्रक्चरल कैपेबिलिटी होगी कि हम इसको बना सकें। तो यस, पूरी स्टोरी विद दोज फैक्ट्स सारी की सारी को लेके ऑर्गेनाइज करके लियारी बाईपास की एक 2 सीज़न वेब सीरीज़ के ऊपर आजकल तो हमने काम रोका हुआ है उसके ऊपर, बट इवेंचुअल आइडिया है दैट एट सम पॉइंट इन टाइम हम उसको लेके बनाएंगे, एंड इट विल बी द 100% ट्रू स्टोरी कि 1954 से लेके 2012 तक एक्चुअली हुआ क्या है लियारी। कब बनाने का आप सोच रहे हैं? मैं तो वकास से बात करने के बाद सोच रहा था एक नैरेटिव सीरीज कर लूं, बट अगर आपने ऑलरेडी सारा काम किया हुआ है। ये हमारा आइडिया यही था कि बिटवीन 2022 एंड 25 के बीच में सम पॉइंट इसको स्टार्ट करेंगे, बिकॉज मैंने इतने सारे बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं लोगों के साथ, म्यूज़िक वाले भी और अदरवाइज़ भी, कि आई रियलाइज़ कि यार कोई भी आर्टिस्टिक वेंचर होता है ना बहुत ज़्यादा पहुंचा हुआ, उसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं होती। ये खूबसूरत स्टोरी आज भी खूबसूरत है, आज से 10 साल बाद भी खूबसूरत है। हमारी फिल्म इज़ बेस्ड, हमारी जो सीरीज़ है वो बेस्ड है 1954 से 2012 तक, वो टाइम गुजर चुका है। चाहे उसको हम आज बनाएं, कल बनाएं, अगले साल बनाएं, उससे अगले साल बनाएं, बननी वो 54 से 2012 के बारे में ही है, फैंटेसी स्टोरी नहीं होगी वो। सो यस, उसमें क्रेजी चीज़ें भी हैं, उसमें कत्ल के ऊपर फूसबॉल की गेम पे फैसला होने वाली स्टोरीज़ भी हैं, उसमें वो गधा गाड़ी वाले की स्टोरीज़ भी हैं जो गली गली से लाशें उठा के नाले तक लेके जाते हैं, बहुत कुछ है उसके अंदर। आई मीन इट्स लाइक एक पूरी दुनिया है। आई मीन लियारी इज़ अ मल्टी कल्चरल, it's a I can't even explain कि लियारी क्या चीज़ है। तो होपफुली अगले 1-2 साल में जब थोड़े मे बी पाकिस्तान इंडिया की दुश्मनी थोड़ी कम हो जाए शायद आपस में, नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन का इस वक्त पाकिस्तान को वो मार्केट ही कंसिडर नहीं करते, बिकॉज हमारे सब्सक्राइबरशिप बहुत कम है, हमारा को ट्रैक रिकॉर्ड फिल्म मेकिंग और वेब सीरीज़ बनाने में इतना अच्छा नहीं है। सो उनसे भी हमें रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, ये हमें इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज पे बनाना पड़ेगा। तो वो रिसोर्सेज गैदर करने में हमें टाइम लगेगा। तो ये हम 3-4 लोग जो इन्वॉल्व हैं इसके साथ हमने ये सोच के कंसीव किया था कि यार इसको ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स बनाएंगे। सो इसको हम जल्दी में किसी को बेचेंगे नहीं। लक देखो, ये जितने लोग मर चुके हैं इन सब के साथ मैंने 2-2, 3-3 दिन स्पेंड किए हैं रिकॉर्डर के साथ। तो ये सारी स्टोरीज डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ आई हुई हैं। सो बहुत सारे लोग जो वो लिखी जाती हैं चीज़ें जब लियारी के बारे में अखबारों में, और मैं सुनता हूँ तो मेरे मुंह पे एक स्मर्क भी होती है, बिकॉज मैंने एक्चुअल फ्रॉम द फाउंटेन हेड और द हॉर्सेज माउथ, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, मैंने डायरेक्टली ये स्टोरी सुनी हुई है। सो छुपा के रखी हुई ना सारी, ये आवाम को सुननी चाहिए। लोग जिंदा भी रहना है बॉस, जिंदा भी रहना है। अरे यार डर के क्या जीना है। अभी आसिफ जिंदा है। Why isn't all our music on Spotify, Facebook and Instagram stories as options, especially old music of 70s, 80s and 90s? Well, a lot of it is on Spotify, but अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो कंपनीज हैं who have the rights to that music, शालिमार रिकॉर्डिंग कंपनी हो गई या आपकी EMI वगैरह हो गई, वो एक्चुअली अब आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्टन अप होते जा रहे हैं और वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये म्यूज़िक ऑनलाइन होना ज़रूरी है। तो इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स आप देखेंगे कि ये म्यूज़िक आहिस्ता आहिस्ता करके सारे का सारा ऑनलाइन आ जाएगा। बेस्ट पाकिस्तानी कॉन्सर्ट ही हैज़ एवर बीन टू? दो का कहूँगा मैं। एक तो जुनून ने जब अपनी एल्बम इनकलाब लॉन्च की थी और उनका जो लॉन्च कॉन्सर्ट था बहरी ऑडिटोरियम पे, और उसके अंदर अलीद अजमत ने स्टेज डाइविंग की थी, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज आई एवर बीन टू। एंड द सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस जो मैंने आज तक देखी है वो साउंड्स ऑफ कोलाची ने जब अपनी एल्बम लॉन्च की थी PACC में, वो थी ज़बरदस्त। व्हाट इज़ द वन सॉन्ग दैट मेड यू क्राई? अभी भी रोता हूँ सुन के। वो है पठाने खान का अल्लाह वाली ता। क्यों? My father used to listen to it. Who was the worst to work with and why was it Salman Ahmed? Oh, actually, I've never really worked with Salman Ahmed. I've never really worked with Salman Ahmed, but yes, they did borrow my drum set once, and it was a okay experience. But the worst to work with, I must say, is all your multinational companies are the worst to work with. उनका कोई jingle बनाना पड़ जाए, it's like a horrible experience by the time you come out of it, and you don't want to do music anymore, and it takes like एक हफ्ता ब्रेक लेनी पड़ती है कि यार अच्छा अब बताओ क्या करना है। तो लिटरली मल्टीनेशनल काम करना एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। बेस्ट कौन है टू वर्क विद?
बेस्ट पर्सन म्यूजिशियन और कंपनी? म्यूजिक कंपनी क्या? द बेस्ट टाइम आई हैव हैड वर्किंग विद एनीवन इज एक्चुअली आमिर ज़की. ही वाज अ ड्रीम टू वर्क विद, बिकॉज एक तो वो सुपर टैलेंटेड था, एक फैन बॉयनेस भी थी मेरा टीचर भी था, बट प्योरली ऑन अ क्रिएटिव लेवल आमिर ज़की के साथ उस तरह की चीज़ें की हैं जिनमें से मैंने सिर्फ सीखा ही है, एंड दैट्स बेस्ट फॉर मी. क्यों हमने आमिर ज़की के साथ किया, पाकिस्तान ने जो किया उसके साथ? आमिर ज़की ने अपने साथ भी किया, खाली पाकिस्तान ने उसके साथ नहीं किया. वो भी बहुत ही ऑब्सक्योर चीज़ों में फंसा रहा, वो भी बेचारा वेट करता रहा कि कोई कंपनी मेरी मदद करेगी, और उसी के जो कंटेम्प्रेरीज हैं उन्होंने अपनी मदद आप की और वो स्टार्स बन गए. तो इसमें आमिर ज़की का भी कसूर है, और शायद हमारे मुल्क के अंदर एक लैक ऑफ ऑडियंस का भी कसूर है. आमिर ज़की के कौन कंटेम्प्रेरी स्टार्स हैं? आमिर ज़की के जो कंटेम्प्रेरी म्यूजिशियंस हैं वो रोहेल हयात, जुनून, सलमान अहमद, ये सारे उसके कंटेम्प्रेरीज हैं, सेम एज. सलमान अहमद जैसा स्टार क्या इतनी म्यूजिक इंडस्ट्री में सलमान अहमद से इतनी नफरत क्यों है लोगों को? देखो, सलमान अहमद एज अ सॉन्ग राइटर बहुत पहुंची हुई चीज़ था. आई मीन ये वो गाने उसी ने लिखे हुए हैं, मगर ओवर द इयर्स जुनून छोड़ने के बाद सलमान अहमद जो है वो जब तक एक म्यूजिशियन और सॉन्ग राइटर था उसकी बहुत इज्जत थी, मगर फिर वो एक तो सूफ़ी बड़ी एक लूज डेफिनेशन होती है, एक सूफ़ी / एक्टिविस्ट / पॉलिटिकल एड की जो उसने बनने की कोशिश की, उसने खुद अपने आप को बहुत सारे लोगों के आगे गंदा किया, और उससे लोगों को नफरत नहीं है, लोग उस पर हंसते हैं. आई मीन उसने अपने आप को उसने रिडिक्यूल का सब्जेक्ट खुद बनाया. अगर वो आज तक म्यूजिक बना रहा होता तो उसकी आज तक एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग होती. जवाद अहमद सलमान अहमद क्या फड्डा चल रही है? वो जवाद अहमद मेरे लिए एक रेलेवेंट इंसान है, तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया. मैं कभी आई डोंट नो, लाइक व्हाट्स योर इशू विद जवाद? 2 गाने उसके हिट हैं, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में सोशल उसके हिट हैं यार, पूरे के पूरे एल्बम से हिट है. अच्छा, पता नहीं, मैं कभी फैन नहीं, तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया फड्डे पे, तो मुझे नहीं पता किस चीज़ का फड्डा चल रहा है उनका. दोनों को छुरियां दे दो ताकि प्रॉपर फड्डा हो एक ही टाइम. हाँ, जवाद अहमद के बहुत अच्छे एल्बम. दोनों को बेसबॉल बैट दो, बोतलें दो, और वीडियो कैमरा लगाओ, देखते हैं क्या होता है, कौन जीतेगा. वैसे जिस तरह यूट्यूब बॉक्सिंग होती है, हमारे यहाँ भी होनी चाहिए यार. कंटेंट क्रिएटर्स, म्यूजिशियंस, ये वो जो फड्डे कर रहे हैं, एक करवा लो, बॉक्सिंग मैच करवा लो यार, हम भी देखें, एंजॉय करें. हाँ, बड़ा मजा है. आई मीन मैं एक्चुअली पैसे मैं सलमान अहमद पे डालूंगा, बिकॉज वो एक स्पोर्ट्समैन भी था एक ज़माने में. जवाद अहमद भी स्पोर्ट्समैन था. अच्छा, मगर उसको मैंने कभी स्पोर्ट्स खेलते हुए नहीं देखा. जवाद अहमद आई थिंक वुड बीट सलमान अहमद. सलमान अहमद तो 2 पुशअप्स नहीं हुई थी इमरान खान के साथ, उसकी सांस बंद हो गई थी. फेयर फाइट भी हो सकती है. नहीं, आई थिंक जवाद इज वेल बिल्ड. जवाद स्पोर्ट्समैन था, फिट आदमी. आई थिंक जवाद कूट देगा. गुड. आई एम हैप्पी कि उनका फड्डा चल रहा है आपस में. ये तो अब न्यूज़ थी मेरे लिए. रियली? ट्विटर पे चल तो रहा होता है सारा दिन. अच्छा, मैंने कभी दोनों को ही भी ध्यान नहीं दिया. मेरे लिए दोनों ही बेचारे हैं. तो कोई रह गई म्यूजिक इंडस्ट्री की खबरें? म्यूज़िक इंडस्ट्री की खबरें तो कोई नहीं रह गई, बट ये है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में आजकल मैं बहुत सारा नया म्यूज़िक सुन रहा हूँ. मैंने स्पेशली हमारे स्टूडियो पे भी बहुत सारे डेमोज हमारे पास आते रहते हैं. सो आजकल मैं बहुत सारा नया म्यूज़िक सुन रहा हूँ. मैं सरप्राइज्ड हूँ कि जो रॉक म्यूज़िक का क्रिएटिव कमबैक हो रहा है इस वक्त, वो बहुत ज़बरदस्त है. आई मीन पहले तो प्योर वो एक 70s 80s सॉन्ग को वर्स कोरस रॉक था. अब वो एक बहुत डीप किस्म का आर्ट रॉक और जॉनरा बेस्ड रॉक म्यूज़िक पाकिस्तान में बन रहा है, और उससे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज उसके अंदर से बहुत इंटरेस्टिंग गाने निकलेंगे. डेमोज कैसे भेज सकते हैं लोग आपको? हमारी वेबसाइट पे चले जाएं, gangwasstudios.com, वहाँ से मुझे डेमो भेज दें. मेरा अपना प्रोड्यूसर पेज है फेसबुक पर, फैसल रफ़ी, उसको सर्च करके मुझे वहाँ से डेमोज भेज दें. और मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं सारे डेमो सुनता हूँ. एक्चुअली मैं उन फ्यू लोगों में से हूँ जो टाइम निकाल के हेडफोन पहन के सारा एक डेमो सुन के फीडबैक देने की कोशिश करता है. तो अगर कोई मुझे डेमो भेजेगा, मेरा फीडबैक उनको ज़रूर मिलेगा. आपने बॉलीवुड में जो इतना काम किया है, व्हाई आर दे सो मच, और आर दे सो मच मोर प्रोफेशनल देन अस? यार, बॉलीवुड की जो फिल्म मेकिंग साइड है, विजुअल साइड, वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है. वो हमसे 100 साल आगे हैं. ठीक है ना. अगर पाकिस्तान में 20 कैमरे हैं फिल्में बनाने वाले, इंडिया में 20,000 हैं. सो ऑब्वियसली बहुत बड़ा डिफरेंस है. ऑडियो साइड पे वो हमसे बहुत आगे हैं, बिकॉज उनके पास सराउंड मिक्सिंग थिएटर्स, फैसिलिटीज़. वहाँ का जो सराउंड मिक्सिंग इंजीनियर है वो 50 फिल्में कर चुका है अपनी ज़िंदगी में. हमारे बेचारे ने 1 की है. सो ऑब्वियसली वो हमसे बहुत बेहतर हैं. उनकी जो म्यूज़िक साउंड इंजीनियरिंग है वो आई थिंक हम उनसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, बिकॉज बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री इतनी डीपली डेवलप नहीं हुई, तो हमारा सेंस ऑफ मिक्सिंग म्यूज़िक बहुत अच्छा है उनसे. और जो म्यूज़िक प्रोडक्शन है, उनकी म्यूज़िक प्रोडक्शन जो है कुछ
फैसेट्स में हमारे से बहुत आगे है. अब AR रहमान, शंकर महादेवन, इस टाइप के कुछ लोग हैं जो बहुत आगे हैं, जो बहुत डीपली इन्वॉल्व हैं अपने आर्ट में. मगर जनरली उनकी म्यूज़िक प्रोडक्शन बहुत वीक है बिकॉज वहाँ पे फिल्मी म्यूज़िक के अलावा कोई और जॉनरा है ही नहीं. आई मीन वो मिशमॉश ऑफ जॉनराज हैं. हमारे तो जॉनराज बहुत सारे हैं. हमारे तो बड़ा आपको हिप हॉप स्पेसिफिक प्रोड्यूसर मिलेगा या पॉप स्पेसिफिक प्रोड्यूसर मिल जाएगा या अकॉस्टिक स्पेसिफिक प्रोड्यूसर मिल जाएगा. इंडिया में सारे म्यूज़िक प्रोड्यूसर ही फिल्म स्पेसिफिक हैं. सो एक्चुअली इसलिए उनकी आई फील के म्यूज़िक प्रोडक्शन और म्यूज़िक मिक्सिंग और ऑडियो में हम उनसे बहुत आगे हैं. मगर ऑडियो फॉर फिल्म और फिल्म मेकिंग में वो हमसे 100 साल आगे हैं. सो sort of balances out. वेरी गुड फैसल, थैंक यू सो मच. आप आ जाए, आपने हमें सारी खबरें दी. कुछ रह गया है? नहीं, कुछ भी नहीं रह गया. म्यूज़िक बनाते रहें, गिव अप ना करें. म्यूज़िक एक बहुत अच्छा करियर है. अगर आपको कोई मरासी कंजर कहे, उसके रख के उसके मुंह पे चपेट मारें या ओन कर लें. हाँ, या ओन करें. हाँ हूँ मैं, हाँ हूँ कंजर. That's what we started doing कि हाँ. अब तो वो बताएं उसको मल्टीनेशनल वाले को कि ब्रो तू 10 लाख रुपए महीने कमाता है, मैं एक रात में कमाता हूँ 10 लाख रुपए, चुप कर. फिर वो सुबह दर्द भी तो होता है, तकिया रख के बैठना पड़ता है. हाँ आई नो. तो कोई नहीं, as long as वो तकिया फरारी में हो कोई फर्क नहीं. कोई मसला नहीं, डिपेंड करता है तकिया कहाँ पर है. थैंक यू सो मच फैसल, आज आप आए, अपने म्यूजिक इंडस्ट्री की हमें मसले मसाइल बताए. एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग. टेक केयर, बाय बाय.